ड्रामा की स्टार्ट में लू एक परफ्यूम शॉप में जाती है। वो बड़े ध्यान से परफ्यूम्स को देख रही होती है क्योंकि उसे परफ्यूम्स बहुत पसंद हैं। उसका ड्रीम है कि वो अपना खुद का परफ्यूम बनाए। तभी शॉप की एक स्टाफ मेंबर उसके पास आती है और कहती है, ये हमारा बेस्ट सेलिंग परफ्यूम है, बहुत सारी सेलिब्रिटीज इसे यूज करती हैं। लू उसकी बात सुन रही होती है और परफ्यूम अपने हाथ में उठा लेती है। तभी अचानक एक हाथ आता है और जो परफ्यूम उसके हाथ में था वो नीचे गिर जाता है। उसी पल लू को एक बुरा सपना आने लगता है। वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो उसके बदसूरत चेहरे का मजाक उड़ा रहे होते हैं। ये देखकर लू डर जाती है और तभी उसकी आंख खुल जाती है। ये सब वो सपने में देख रही थी। फिर वो जल्दी से उठती है और कॉलेज के लिए रेडी होने लगती है। तभी उसके मॉम और डैड वहाँ आते हैं और उससे कहते हैं, आज तुम्हारा कॉलेज का फर्स्ट डे है, अगर कॉलेज में कोई तुम्हें परेशान करे तो। लू कहती है, अब मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है, अब मुझे कोई बुली नहीं करेगा, तो अब आप मेरी चिंता मत करो। मॉम कहती है, फिर भी हम कुछ दिन तुम्हारे साथ रुकेंगे और तुम्हें सपोर्ट करेंगे। लू कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप लोग जाओ, मैं सब खुद मैनेज कर लूंगी। मॉम कहती है, ठीक है, हम वापस चले जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने नेबर से बात कर ली है, तुम उनसे बात कर लेना, वो तुम्हें सपोर्ट करेंगे। लू कहती है, ठीक है। इसके बाद लू कॉलेज आती है और थोड़ा डरी हुई होती है कि कहीं कोई उसे परेशान न करे। यहाँ हमें उसका स्कूल टाइम दिखाया जाता है, जहाँ लू हमेशा अपने चेहरे पर एक मास्क पहने रहती थी क्योंकि उसका चेहरा बहुत खराब था और इसी वजह से सारे स्टूडेंट्स उसे बुली करते थे। फिर वो कॉलेज में होती है और अपनी क्लास लिस्ट देखने लगती है। खुद से पूछती है कि इसमें मैं किसी को जानती हूँ या नहीं। लिस्ट देखते देखते वो अपनी क्लास तक पहुंच जाती है। क्लासरूम के दरवाजे के पास पहुंचकर वो दरवाजा खोलती है और देखती है कि वहाँ 3 लड़के बात कर रहे हैं। इनमें एक का नाम मॉक है, दूसरे का नाम फिल्म और तीसरे का नाम जेरी। मॉक ने यहाँ फे नाम की एक लड़की की पिक्चर्स बनाई है और वो उन्हें दिखा रहा होता है। वो पिक्चर्स देखकर जेरी कहता है, तुमने बहुत अच्छी पिक्चर्स बनाई हैं, क्या तुम मेरी भी ऐसी पिक्चर्स बनाओगे? मॉक कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर बनाऊंगा। फिर मॉक कहता है, मुझे फे पसंद है। ये सुनकर फिल्म और जेरी कहते हैं, फाय बहुत ब्यूटीफुल लड़की है, वो तुम्हें पसंद नहीं करेगी तो अपनी सपनों की दुनिया से बाहर आओ और प्रेजेंट में जियो। सबको देखकर लू खुद से कहती है, मैं इनमें से किसी को नहीं जानती, यानी यहाँ किसी को मेरे पास्ट के बारे में पता नहीं चलेगा। तभी क्लास में एन आती है जिसे मॉक हेलो बोलता है, लेकिन एन बाय बोलकर चली जाती है। उसे देखकर भी लू कहती है, इसे भी मैं नहीं जानती। फिर क्लास में मिमी और पॉला आती है। दोनों आपस में बातें करते हुए आ रही होती हैं। उन्हें देखकर भी लॉ कहती है, इन्हें भी मैं नहीं जानती। फिर वो दोनों जाकर अपनी सीट्स पर बैठ जाती हैं और तभी वहाँ फे आती है। फे बहुत ब्यूटीफुल है तो सब उसे देखने लगते हैं। फे को देखकर लू सोचती है कि ये कितनी ब्यूटीफुल है और इसकी ब्यूटी 100% नेचुरल है। फिर फे जेरी के पास जाती है और उससे कहती है, क्या तुम्हारे बगल वाली सीट खाली है? जेरी कहता है, हाँ खाली है, तुम बैठ सकती हो। तो फिर उसके बगल में बैठ जाती है। लॉ दरवाजे पर खड़ी होती है। तभी पीछे से एक लड़का आता है और उससे कहता है, कब तक यहाँ खड़ी रहोगी? ये सुनकर लू पीछे मुड़ती है और उसे देखकर पहचान जाती है। ये कैरन है जो स्कूल में उसके साथ पढ़ता था। उधर फे मिमी से पूछ रही होती है, क्या क्लास के सारे स्टूडेंट्स आ गए? मिमी कहती है, नहीं, लू और कैरन अभी तक नहीं आए। इधर लू कैरन को पहचान कर उसका नाम लेकर बुलाती है। कैरन कहता है, तुम्हें मैं याद हूँ। ये कहकर वो उसके पास आता है, उसे सूंघता है और अंदर चला जाता है। जब कैरन क्लास में आता है तो सब उसे देखते हैं और कहते हैं, ये कितना हॉट है, लेकिन मॉक कहता है, नहीं, मैं इससे ज्यादा हॉट हूँ। ये सुनकर जेरी उससे कहता है, हाँ तुम ज्यादा हॉट हो। मिमी कहती है, ये तो आ गया, लेकिन लू अभी तक नहीं आई और अगर वो नहीं आई तो तुम ही रिप्रेजेंटिंग मेजर हॉट गर्ल बनोगी। ये सुनकर फे कहती है, मुझे इन चीजों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। कैरन को देखकर लू का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था। अब वो अपना चेहरा छुपाते हुए क्लास में आ रही होती है। तभी कैरन उसे उसके नाम से बुला लेता है। ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स उसे देखने लगते हैं और मिमी कहती है, अच्छा तो ये है लू। यहाँ लू को फिर से बुरे ख्याल आने लगते हैं और उसे लगता है कि सारे स्टूडेंट्स उसे बुली कर रहे हैं। तभी फे उसके पास जाती है और उससे पूछती है, तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों रुक गई? लू कहती है, कुछ नहीं। फे उसे अपना नाम बताती है और फिर उसका नाम पूछती है तो लू उसे अपना नाम बता देती है। इसके बाद फे सबसे कहती है, देखो ये कितनी ब्यूटीफुल है और इसका चेहरा कितना नेचुरल है। ये सुनकर लू कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फे कहती है, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? लू कहती है, हाँ। तो फे उसे अपने साथ ले जाती है और अपने बगल वाली सीट पर बिठा लेती है। फिर फे सबसे पूछती है, अटेंडेंस शीट कहाँ है? तभी उसे पता चलता है कि अटेंडेंस शीट कैरन के पास है। वो कैरन के पास जाती है और शीट ले लेती है। यहाँ कैरन उसे गुस्से से देख रहा होता है। फिर भी वो शीट लाकर लू को देती है ताकि वो अपनी अटेंडेंस लगा ले। यहाँ लू बहुत डरी हुई होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि कैरन सबको उसका सच बता देगा।
ये सोचकर वो कैरन की तरफ देखती है और कैरन भी उसे देख रहा होता है। फिर टीचर क्लास में आता है और उनकी क्लास शुरू हो जाती है। फिर क्लास खत्म होने के बाद फे लू से कहती है, मुझे लगता है तुम उस लड़के को न तो देखना चाहती हो और न ही उससे बात करना चाहती हो। ये कहकर वो कैरन की तरफ देखती है और फिर लू से कहती है, वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। ये सुनकर लू डर जाती है कि अब वो सबको सच बता देगा। तभी कैरन उसके पास आता है और फे लू का हाथ पकड़कर उसे लेकर भाग जाती है और कैरन लू से बात नहीं कर पाता। फिर जब फे उसे लेकर भाग रही होती है, ये देखकर लू को बहुत अच्छा लगता है। फे उसे एक जगह ले जाती है और कहती है, यहाँ तुम जो भी विश जोर से मांगोगी वो पूरी हो जाती है। ये कहकर वो अपनी खुद की विश मांगकर उसे दिखाती है। वो कहती है, मैं एक केमिस्ट्री रिसर्चर बनना चाहती हूँ और एक अच्छी प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। फिर फे लू से कहती है, अब तुम अपनी विश मांगो। तो लू अपनी विश मांगती है, मैं एक परफ्यूमर बनना चाहती हूँ। जब वो अपनी विश मांग रही होती है, तभी ऊपर से एक प्रोफेसर उन दोनों को डांटता है और कहता है, तुम दोनों चुप रहो, इतना शोर क्यों मचा रही हो। फे कहती है, मैंने तुमसे झूठ बोला था, यहाँ चुपचाप विश मांगी जाती है, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि तुम क्या बनना चाहती हो, इसीलिए मैंने ऐसा किया। फिर फे उसे एक नोटबुक देती है और कहती है, ये एक फ्रेंडशिप नोटबुक है, अगर तुम इसमें अपना नाम लिख दोगी तो आज से हम दोनों फ्रेंड्स बन जाएंगे। ये सुनकर लू बहुत खुश हो जाती है। तभी मिमी और पॉला भी वहाँ आ जाती हैं। मिमी फे से कहती है, तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए था, तुम्हें हमें बताना चाहिए था, हम भी तुम्हारे साथ आ जाते। इस पर फे उनसे सॉरी बोलती है। फिर वो उनके साथ एक ग्रुप फोटो लेती है। फोटो लेने के बाद फे मिमी और पॉला से कहती है, अब तुम दोनों यहाँ से जाओ, मुझे लू के साथ अकेले फोटोज लेनी है। ये सुनकर वो दोनों चली जाती है। उनके जाने के बाद फे लू के साथ एक सेल्फी लेती है। लू इस सब से बहुत खुश होती है कि अब उसकी भी एक फ्रेंड है और कैरन ये सब पीछे से देख रहा होता है। फिर रात में सारे स्टूडेंट्स एक जगह मिलते हैं, जहाँ मॉक फिल्म से कहता है, सबको बता दो कि उन्हें वोट करके क्लास की रिप्रेजेंटेटिव हॉट गर्ल और हॉट बॉय चुनने हैं। फिर फिल्म ये सबको बता देता है तो सब वोट करते हैं। फिर वहाँ सेंट नाम का एक लड़का आता है, जिसे देखकर मॉक उससे कहता है, तुम्हारी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रही हैं, तुम्हें मुझे भी इस बारे में कुछ टिप्स देनी चाहिए। मुझे एक लड़की पसंद है, लेकिन मैं उसे बता नहीं पाता। सेंट उससे पूछता है, वो लड़की कौन है? तो मॉक उसे फे के बारे में बताता है। सेंट उसे देखने लगता है। तभी उसकी नजर फे के साथ खड़ी लू पर पड़ती है, तो वो उसे देखने लगता है। एन वॉट्स गिनती है और सबको बताती है कि लड़कों में कैरन रिप्रेजेंटेटिव हॉट बॉय बन गया है और लड़कियों में लू और फे को बराबर वोट मिले हैं। ये सुनकर सब सोचने लगते हैं कि क्लास की रिप्रेजेंटेटिव हॉट गर्ल कौन बनेगी। अब इस पर लू कहती है, मुझे इन चीजों के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता, तो मुझे लगता है कि फे को बनना चाहिए क्योंकि उसे इस सब की नॉलेज है। फे कहती है, तुम लोगों को इसके लिए लू को चुनना चाहिए। मेरी नजर में लू बेस्ट है और उसकी स्किन भी 100% नेचुरल है, इसीलिए लू को बनना चाहिए क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल है और उसके सामने मेरी ब्यूटी कुछ भी नहीं है। लू उसकी बातें सुनकर शॉक्ड रह जाती है और यहाँ बाकी सबको भी लगता है कि फे का बिहेवियर देखकर वो सच में बहुत अच्छी लड़की है। फे कहती है, मैं लू को ही वोट करूंगी कि वो क्लास की रिप्रेजेंटेटिव हॉट गर्ल बने। तुम लोगों में से कौन मेरा साथ देगा और लू को वोट करेगा? फाई की बात सुनकर सब अपना हाथ उठा देते हैं, लेकिन कैरन अपना हाथ नहीं उठाता। फाई कैरन से कहती है, तुम अपना हाथ क्यों नहीं उठा रहे? क्या तुम्हें लॉ से कोई प्रॉब्लम है? लॉ भी उसकी तरफ देख रही होती है। कैरन कहता है, मैं वोट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लगता है जो दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। इस पर मॉक कहता है, छोड़ो उसे, हम सब तो वोट कर रहे हैं ना। अब सबने मिलकर लू को हॉट गर्ल बना दिया, लेकिन लू इस बात से खुश नहीं है। फे कहती है, हमारी क्लास को इससे बेहतर कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। इसके बाद फे लू से कहती है, तुम चुपचाप क्यों बैठी हो? तुम्हें भी कुछ बोलना चाहिए। यहाँ लू को समझ नहीं आता कि क्या कहे। वो सोचती है कि फे बहुत अच्छी लड़की है और उसके साथ बहुत गलत हो रहा है, इसीलिए वो सबको सच बता देती है। मेरी ब्यूटी असली नहीं है, मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। ये सुनकर सब शॉक्ड रह जाते हैं। तो लू सबसे सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। कैरन भी ये सब देख रहा होता है। फिर लू बाहर आती है और फे की दी हुई फ्रेंडशिप नोटबुक को देखकर रोने लगती है और साथ ही सोचती है कि अब कोई मेरा फ्रेंड नहीं बनेगा। तभी कैरन भी वहाँ आ जाता है। कैरन को देखकर लू अपने आंसू पोंछती है और उससे कहती है, अब तुम खुश हो ना? तुम यही चाहते थे ना? कैरन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। अंदर फे सबसे कहती है, लू के साथ जो हो रहा है वो सब गलत है, हमें ये रोकना चाहिए और लू को ही हॉट गर्ल बनाना चाहिए। ये सुनकर बाकी लोग कहते हैं, लेकिन उसने तो प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। फे कहती है, तो क्या हुआ? शायद मैं उसकी अच्छी फ्रेंड नहीं बन पाई, इसीलिए उसने मुझे ये नहीं बताया। ये सब मेरी ही गलती है। मॉक कहता है, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फे कहती है, तो हमें लू को ही हॉट गर्ल बनाना चाहिए। फिर फिल्म कहता है, अगर हमने लू को हॉट गर्ल बना दिया और सबको पता चल गया कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है तो क्या होगा? फे कहती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लॉ ही हॉट गर्ल बने। इस बात पर बाकी लोग भी कहते हैं, तुम कितनी अच्छी हो,
हमेशा सबके लिए अच्छा सोचती हो। फिर वो भी डिसाइड कर लेते हैं कि हम लू को ही हॉट गर्ल बनाएंगे। बाहर कैरन लू से कहता है, फे को तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पहले से पता था। जब मैं क्लास में आया था तब वो तुम्हारे मॉम डैड की पोस्ट की हुई फोटोज देख रही थी, जिसमें वो बता रहे थे कि आज हमारी बेटी प्लास्टिक सर्जरी के लिए जा रही है। वो तुम्हारा सच सबके सामने लाना चाहती थी, इसीलिए वो तुम्हारे साथ इतना अच्छा बिहेव कर रही थी ताकि तुम खुद सबको अपना सच बता दो, और तुमने ठीक वैसा ही किया। उसकी बातों में आकर सबको अपना सच बता दिया। कैरन ये सब लू को बताता है और ये सुनकर लू शॉक्ड रह जाती है। अंदर फे और बाकी लोग मिलकर ऑनलाइन पोस्ट करते हैं, लू ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है और फिर भी हम उसे हॉट गर्ल बना रहे हैं। जैसे ही ये पोस्ट होती है, कमेंट्स आने लगते हैं, एक प्लास्टिक लड़की को हॉट गर्ल का टाइटल कैसे मिल सकता है? ये टाइटल तो फे को मिलना चाहिए। और यहाँ फे के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है। इसके लिए तो फे को चुनना चाहिए था, वो बहुत अच्छी और ब्यूटीफुल भी है। फे यहाँ अपनी और लू की फोटो भी भेजती है। ये देखकर सब कहने लगते हैं, देखो एक तरफ नेचुरल ब्यूटी है और दूसरी तरफ प्लास्टिक ब्यूटी। हॉट गर्ल का टाइटल फे को ही मिलना चाहिए। यहाँ भी फे इससे ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। फे ये सब देखकर बहुत खुश होती है। उधर कैरन लू को सब कुछ बताता है, लेकिन लू उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने इतनी मुश्किल से एक फ्रेंड बनाई है और तुम उसे भी मुझसे छीनना चाहते हो। ये कहकर वो जाने लगती है तो कैरन उसे रोकता है और कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सच है। फे अच्छी लड़की नहीं है, लेकिन लू उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है। तो कैरन उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ सेंट आता है और कैरन से कहता है, लड़की का हाथ छोड़ो। अगर वो तुमसे बात नहीं करना चाहती तो तुम उसे फोर्स नहीं कर सकते। सेंट को देखकर लॉ हैरान रह जाती है कि ये कौन है जो मेरी हेल्प कर रहा है। कैरन कहता है, हम दोनों फ्रेंड्स हैं और आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन सेंट कहता है, मैं काफी देर से तुम दोनों को देख रहा हूँ, ये तुमसे बात नहीं करना चाहती। फिर सेंट लॉ से पूछता है, क्या तुम इससे बात करना चाहती हो? लॉ कहती है, नहीं, मैं इससे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती। ये सुनकर सेंट कहता है, अब तुम इससे बिल्कुल बात नहीं करोगे। ये सुनकर कैरन चुप हो जाता है और लॉ सेंट को थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सेंट कैरन से कहता है, इसे दोबारा परेशान मत करना। ये सुनकर कैरन कहता है, तुम अपने काम से काम रखो। सेंट कहता है, मैं अपने काम से काम रखूंगा, लेकिन तुम भी अपने काम से काम रखना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद कैरन देखता है कि लू का परफ्यूम जमीन पर पड़ा है, तो वो उसे उठा लेता है। फिर जब लू घर जा रही होती है तो सेंट उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। ये देखकर वो डर जाती है। वो सोचती है, ये लड़का मेरा पीछा क्यों कर रहा है? फिर वो तेजी से चलकर अपने घर पहुँच जाती है और सेंट भी उसके पीछे आ जाता है। वो उससे कहती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो सेंट कहता है, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, मैं यहीं रहता हूँ, मैं अपने घर ही आ रहा था। फिर वो अपने घर का दरवाजा खोल रहा होता है और ये देखकर लू को याद आता है कि उसकी मॉम ने कहा था कि कोई इमरजेंसी हो तो सेंट से बात करना। ये याद करके वो थोड़ा एम्बेरेस्ड हो जाती है। अगले दिन वो अपनी टेरेस पर कपड़े सुखा रही होती है, तभी उसे उसी रात की ऑनलाइन पोस्ट पर कुछ मैसेजेस आते हैं। उन्हें पढ़कर लू बहुत सैड हो जाती है। वो सोचती है कि अब लोगों को सब पता चल गया है कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। ये सब देखकर वो बहुत सैड हो जाती है। तभी उसके मॉम और डैड कॉल करते हैं, तो वो उनके सामने ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब वो उससे कॉलेज के फर्स्ट डे के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है, सब ठीक है। तभी सेंट वहाँ आता है और वो उसके मॉम डैड को कल कॉलेज में हुई सारी बात बता देता है। लू सेंट से कहती है, तुम्हें मेरे मॉम डैड को ये सब बताने का कोई हक नहीं है। फिर भी सेंट चुप नहीं होता और उसके मॉम डैड से कहता है, जब आप लोगों ने कॉल किया ये ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन सच ये है कि ये अंदर से बहुत सैड है। ये सब सुनकर उसके मॉम डैड कहते हैं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा और अब से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम सेंट को बताना। लॉ कहती है, मैं इसे क्यों बताऊं? तो मॉम डैड कहते हैं, अगर तुम हमें नहीं बता सकती तो इसे बता देना, ये तुम्हारी हेल्प करेगा और इससे हम भी टेंशन में नहीं रहेंगे। ये कहकर वो कॉल काट देते हैं। कॉल कटने के बाद लू सेंट से पूछती है, तुमने ऐसा क्या किया जो मेरे मॉम डैड तुम पर इतना ट्रस्ट करने लगे? तो सेंट कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि तुम्हारी मॉम खुद मेरे पास आई थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारा ख्याल रखूं और बुरे लोगों से तुम्हें प्रोटेक्ट करूं। तो अब से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। ये कहकर वो उसका फोन लेता है और उसके फोन से अपने मोबाइल पर एक मैसेज भेज देता है। वो कहता है, अब इसमें मेरा नंबर है, तुम जब चाहो मुझे कॉल कर सकती हो। ये कहकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद लू कहती है, ये लड़का कितना चालाक है, इसने इतनी जल्दी मेरा नंबर ले लिया। इसके बाद लू अपने घर में होती है और उसे सेंट का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, तुम चिंता मत करो, अभी भी कुछ लोग तुम्हारे साथ हैं। और वो उसे एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी भेजता है जिसमें किसी ने लू को प्लास्टिक गर्ल कहा था। तो उस पर फे ने रिप्लाई किया था,
उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हो या न करवाई हो, फिर भी वो बहुत ब्यूटीफुल है। ये देखकर लू बहुत खुश हो जाती है और अपनी फ्रेंडशिप नोटबुक में अपना नाम लिख देती है। फिर वो फे से मिलने आती है जो अपनी कैट को खाना खिला रही होती है। लू फे से कहती है, ये मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें अपनी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पहले नहीं बताया और इसी वजह से तुम्हें भी लोगों से बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स मिले। ये सब मेरी ही गलती है। ये सुनकर फे उसके पास आती है और उसे अपने साथ एक जगह बिठाती है और कहती है, इसमें गलती मेरी है। अगर मुझे पहले पता होता कि तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है तो मैं लोगों के सामने तुम्हारे बारे में इतनी बातें न करती। अब ये बात छोड़ो, क्या हम अभी भी फ्रेंड्स बन सकते हैं? इस पर लू हाँ कहती है और उसे अपनी फ्रेंडशिप नोटबुक देती है और कहती है, मैंने इसमें अपना नाम लिख दिया है। ये देखकर फे खुश हो जाती है और फिर वो भी उसे अपनी फ्रेंडशिप नोटबुक देती है और कहती है, ये तुम्हारी फ्रेंडशिप नोटबुक है और इसके पहले पेज पर मैंने अपना नाम लिख दिया है और आज से मैं तुम्हारी फर्स्ट फ्रेंड हूँ। लू ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद फे कहती है, अब तुम हमारी क्लास की रिप्रेजेंटेटिव हॉट गर्ल बनोगी। ये सुनकर लू कहती है, नहीं, मैं नहीं बनूंगी, क्योंकि अगर मैं रिप्रेजेंटेटिव हॉट गर्ल बन गई तो सब मेरे पास्ट के बारे में जानना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि मैं पहले कैसी दिखती थी और मुझे ये सब नहीं चाहिए। इसलिए मैं रिप्रेजेंटेटिव हॉट गर्ल नहीं बनूंगी। अब तुम रिप्रेजेंटेटिव हॉट गर्ल बन जाओ। ये सुनकर फे कहती है, ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। फिर फे लू से कहती है, मीमी को एक परफ्यूम चाहिए था, क्या तुम उसे बता सकती हो कि उसे कैसा परफ्यूम यूज करना चाहिए? लू कहती है, उसे कैसे परफ्यूम्स पसंद हैं? इस पर फे कहती है, वैसा जैसा तुमने उस दिन लगाया था। लू कहती है, वो परफ्यूम तो मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। फिर वो उस परफ्यूम को अपने बैग में ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसके बैग में नहीं होता। लू कहती है, वो परफ्यूम तो मेरे बैग में था, पता नहीं अब कहाँ चला गया। उधर कैरन अपने घर पर पढ़ाई कर रहा होता है। तभी उसकी सिस्टर उसके पास आती है और पूछती है, क्या मैं तुम्हारी ये शर्ट ले सकती हूँ? कैरन मना कर देता है और कहता है, नहीं, तुम इस शर्ट को बेच दोगी। सिस्टर कहती है, मैं इसे नहीं बेचूंगी। कैरन कहता है, अगर तुम्हें चीजें बेचनी है तो अपनी चीजें बेचो ना। इस पर उसकी सिस्टर कहती है, मेरे सारे फ्रेंड्स लड़के हैं तो मैं अपनी चीजें उन्हें कैसे बेचूं? फिर वो शर्ट लेकर वहाँ से चली जाती है और कैरन कुछ नहीं कह पाता। इसके बाद उसकी सिस्टर अपने रूम में जाकर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देती है। उधर कैरन अपनी चीजें अपने बैग में रख रहा होता है। तभी उसकी नजर लू के परफ्यूम पर पड़ती है तो वो उसे भी अपने साथ रख लेता है। फिर वो नीचे आता है और उसकी सिस्टर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है। वो अपने फैंस से कह रही होती है, कभी कभी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कभी भूल नहीं पाते। तो उसका एक फैन कहता है, मैं अपने फर्स्ट लव को कभी भूल नहीं पाया। ये सुनकर कैरन को अपने स्कूल टाइम की एक बात याद आती है। एक दिन वो स्कूल में लू से मिलता है और उससे कहता है, मुझे पता है तुम्हें परफ्यूम्स बहुत पसंद हैं, तो क्या तुम मेरे साथ एक जगह चलोगी? लू कहती है, ठीक है। तो कैरन उसे अपने साथ एक परफ्यूम शॉप ले जाता है। शॉप का ऑनर उससे पूछता है, तुम्हें कैसा परफ्यूम चाहिए? कैरन कहता है, इसे परफ्यूम्स के बारे में सब पता है तो इसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। फिर वो लू से कहता है, मुझे एक परफ्यूम चाहिए लेकिन मैं बता नहीं सकता कि कैसा। तो लू उसे कुछ परफ्यूम्स सूंघने के लिए देती है। कैरन उन परफ्यूम्स को सूंघता है और कहता है, ये नहीं है। तो लू उसे अपना खुद का परफ्यूम सूंघने के लिए देती है। जब कैरन उसे सूंघता है तो वो वही परफ्यूम होता है जो कैरन को चाहिए था। और यहाँ ये सीन कट हो जाता है। फिर लू कॉलेज में होती है और मॉक उसके पास आता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लू कहती है, हाँ, मैं ठीक हूँ। फे मॉक से पूछती है, तुम लू से ये सब क्यों पूछ रहे हो? मॉक कहता है, सेंट ने मुझसे लू का ख्याल रखने के लिए कहा है। फे कहती है, तुम सेंट की हर बात क्यों सुनते हो? मॉक कहता है, ऐसा नहीं है, मैं खुद भी पूछना चाहता था। ये लोग ये सब बातें कर रहे होते हैं और कैरन भी इनके पीछे बैठा देख रहा होता है। तभी एन उसके पास आती है और कैरन से कहती है, क्या तुम्हें ये देखकर थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? कैरन कहता है, क्या? एन कहती है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि फे अच्छी लड़की नहीं है, वो बस अच्छा होने का दिखावा कर रही है। फिर सब लैब में होते हैं जहाँ टीचर उनसे कहता है, यहाँ कुछ खाना पीना नहीं है। फे यहाँ कुछ खा रही होती है तो वो टीचर से सॉरी बोलती है और कहती है, मैं अब से इसका ध्यान रखूंगी। इसके बाद टीचर उससे अपने बाल बांधने को कहता है तो फे स्टाइल से अपने बाल बांधने लगती है, जिसकी वजह से सब उसे देखने लगते हैं और मॉक तो यहाँ उसकी पिक्चर भी लेने लगता है। फिर जब क्लास खत्म होने के बाद लू जा रही होती है तो कैरन उसके पास आता है और कहता है, मॉक से दूर रहना, मैंने सुना है कि वो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता रहता है। इस पर लू कहती है, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्या तुम मुझे खुश नहीं देख सकते? कैरन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। लू कहती है, तुम किसी को जज करने वाले कौन होते हो? तुम भी अच्छे नहीं हो। तुम्हें याद है एक बार तुम मुझे परफ्यूम शॉप ले गए थे, मुझे लगा शायद तुम मेरे फ्रेंड बनना चाहते हो। तुमने मुझसे वहाँ एक परफ्यूम ढूंढने को कहा, मैंने तुम्हें अपना खुद का परफ्यूम सूंघने को दिया और तुमने कहा ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, मुझे इससे नफरत है। और फिर जब कुछ बुली लड़कों ने मुझे बुली किया और बाथरूम में बंद कर दिया
तब भी तुमने मेरी हेल्प नहीं की और मैं वहीं बेहोश हो गई और फिर मुझे अस्पताल में होश आया। ये लू की तरफ से था। अब हमें कैरन की तरफ से दिखाया जाता है। जब वो लू के साथ परफ्यूम शॉप गया था तो वो लू के करीब आने की कोशिश कर रहा था। उसे लू का परफ्यूम भी बहुत पसंद आया था, लेकिन उसका कवर उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो उसने कवर के बारे में कहा था, मुझे ये पसंद नहीं आया, लेकिन लू ने यहाँ उसे गलत समझ लिया और वो वहाँ से चली गई। लू कहती है, बाकी सबने तो मेरे चेहरे को बदसूरत कहा था, लेकिन तुमने मेरी टेस्ट को बुरा कह दिया। कैरन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बॉटल के कवर की बात कर रहा था और मुझे लगा कि अगर हम इस टॉपिक पर बात करेंगे तो फ्रेंड्स बन जाएंगे। लू कहती है, अच्छा तो ये बात थी, फिर तुम्हें मुझे बुली होने से भी बचाना चाहिए था ना। यहाँ हमें कैरन के नजरिए से एक सीन दिखाया जाता है कि जब उन लड़कों ने लू को बुली किया और वॉशरूम में बंद कर दिया, तब कैरन वहाँ आया और उन लड़कों को वहाँ से भगा दिया। और उसके बाद जब वो वॉशरूम में लू के पास गया, तब तक लू बेहोश हो चुकी थी और फिर लू को अस्पताल भी कैरन ही ले गया था। लेकिन उसे होश आने से पहले ही वो किसी काम से अस्पताल से बाहर चला गया था और उसके जाने के बाद लू को होश आया। इसीलिए लू को पता नहीं चल पाया कि उसे यहाँ कैरन लेकर आया था। ये सुनकर लू उससे कहती है, तुमने अभी मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया, अगर तुम मेरे लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो तो मुझसे दूर रहो। इस पर कैरन कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मेरे दूर रहने से तुम्हारी लाइफ में सब ठीक हो जाएगा तो मैं तुमसे नहीं मिलूंगा और तुमसे दूर रहूंगा। फिर कैरन उसे उसका परफ्यूम देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मॉक वहाँ आता है और लू से पूछता है, क्या हुआ, उसने तुमसे क्या कहा, सब ठीक तो है? लू भी कहती है, हाँ सब ठीक है। अगले दिन मॉक अपने फ्रेंड्स से कहता है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं लू को प्रपोज करूंगा। उसके फ्रेंड्स कहते हैं, लेकिन तुम्हें तो फाय पसंद है ना? मॉक कहता है, बहुत सारे लड़कों ने फाय को प्रपोज किया है, लेकिन फाय ने सबको रिजेक्ट कर दिया, वो मुझे भी रिजेक्ट कर देगी, तो मैंने सोचा है कि मैं लू को प्रपोज करूंगा और मुझे लगता है कि लू में ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है और वो मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान जाएगी और मेरे साथ आउटिंग पर भी जाएगी। मॉक अपने फ्रेंड्स से ये सब बात कर रहा होता है, तभी ऊपर बैठे कैरन और एन उसकी बातें सुन लेते हैं। ये सुनकर एन कहती है, मुझे लगता है तुम्हें लू की हेल्प करनी चाहिए और उसे ये सब बता देना चाहिए। कैरन कहता है, मैं उसकी कोई हेल्प नहीं करूंगा। ये सुनकर एन कहती है, पता नहीं इसे क्या हो गया है, ये ऐसा क्यों कह रहा है। फिर लू कैंटीन में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है, तभी मॉक वहाँ आता है और उससे कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम मेरे साथ साइड में आओगी? लू कहती है, ठीक है। फिर वो दोनों एक टेबल पर बैठे होते हैं, जहाँ मॉक जोर से उसे अपने प्यार का इजहार कर देता है। ये सुनकर लू शॉक्ड रह जाती है और बाकी सब भी हैरान रह जाते हैं। ये सब सुनकर कैरन को गुस्सा आ रहा होता है और फाय भी ये सब देख रही होती है। लॉ यहाँ बहुत शॉक्ड होती है, तो वो कहती है कि उसे बाथरूम जाना है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद फाय मॉक के पास आती है और कहती है, लगता है मैं बहुत लेट हो गई। मॉक कहता है, किस बात के लिए लेट? फे कहती है, मुझे तुम पसंद हो, लेकिन मैं तुम्हें ये बताने में लेट हो गई। मुझे लगता है मेरे पास एक लास्ट चांस है, तो मैं तुम्हें ये सब अभी बता रही हूँ। अब मुझे लगता है ये लू का फर्स्ट लव प्रपोजल है, तो वो इसके लिए बहुत खुश होगी और तुम्हें यस भी कह देगी। उधर लू सच में बहुत खुश होती है और यस कहने के लिए तैयार होती है। यहाँ फे गड़बड़ कर रही होती है। वो कहती है, मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम और लू अब साथ में खुश रहो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मॉक उसे बार बार बुलाता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। कैरन भी ये सब देख रहा होता है। फिर लू वापस आती है और मॉक को यस कहने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले मॉक उससे कहता है, मैं तो बस एक ड्रामा के लिए रिहर्सल कर रहा था और तुमने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की। ये सब सुनकर लू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी फे भी उसके पास आती है और उसके साथ जाने लगती है। मॉक भी उन दोनों के पीछे जा रहा होता है, तो कैरन अपना पैर बीच में रख देता है और उसे गिरा देता है। कैरन उससे कहता है, मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये गलती से हो गया। मॉक उसकी एक नहीं सुनता और उससे लड़ने लगता है, तो कैरन भी चुप नहीं रहता और यहाँ दोनों लड़ते हैं, जिसे सब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इसके बाद दोनों प्रिंसिपल के ऑफिस में होते हैं और प्रिंसिपल दोनों को डांट रही होती है, तुम दोनों क्यों लड़े? मॉक यहाँ सारा इल्जाम कैरन पर डालता है और कहता है, इसने पहले लड़ाई शुरू की। कैरन कहता है, मैंने पहले लड़ाई शुरू नहीं की, इसने पहले लड़ाई शुरू की। लेकिन मॉक अभी भी सारा इल्जाम कैरन पर डाल रहा होता है। तो प्रिंसिपल मॉक से कहती है, क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है कि इसने पहले लड़ाई शुरू की? तो मॉक सेंट को कॉल करके वहाँ बुलाता है और सोचता है सेंट मेरा साथ देगा। लेकिन यहाँ आकर सेंट प्रिंसिपल को वो वीडियो दिखा देता है जब ये दोनों लड़ रहे थे। जैसे ही वो वीडियो देखती है, प्रिंसिपल समझ जाती है कि लड़ाई मॉक ने शुरू की थी। फिर प्रिंसिपल मॉक को बहुत डांटती है और उससे कैरन को सॉरी बोलने के लिए भी कहती है। मॉक यहाँ अपनी गलती मान लेता है और कैरन को सॉरी बोल देता है। फिर जब सेंट एलिवेटर का इंतजार कर रहा होता है, तो कैरन भी वहाँ आ जाता है। तो सेंट उससे कहता है, मुझे लगता है तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए कि मैंने तुम्हारी हेल्प की।
तो कैरन उसे थैंक्स बोलता है और एलिवेटर में चला जाता है। सेंट भी उसके पीछे एलिवेटर में चला जाता है। फिर फे लू का मूड ठीक करने के लिए उसे एक ऐसी जगह ले जाती है जहाँ बहुत सारे परफ्यूम्स होते हैं। लू इसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और फे से कहती है, तुम कितनी अच्छी हो। पता नहीं कैरन तुम्हारे बारे में ऐसी वैसी बातें क्यों कहता रहता है। ये सुनकर फे कहती है, मुझे लगता है कैरन भी तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ना चाहता। क्या तुम दोनों की पास्ट में कोई बुरी यादें थीं? ये सुनकर लू उसे बताती है, वो मेरे स्कूल में था। इसके बाद फे लू से कहती है, तुम्हारे वहाँ से जाने के बाद मैं मॉक के पास गई और मैंने उससे कहा कि मुझे तुम पसंद हो। दरअसल मैं उसे टेस्ट करना चाहती थी कि उसे सच में तुम पसंद हो या वो ये सब बस तुम्हारे साथ टाइम पास करने के लिए कर रहा है। और देखो, मेरा टेस्ट सही निकला। उसे तुम पसंद नहीं हो, वो बस तुम्हारे साथ टाइम पास करने वाला था। जब मैं मॉक से इस बारे में बात कर रही थी तो कैरन ने मेरी बातें सुन ली होंगी और मुझे गलत समझ लिया होगा। लू कहती है, तुमने जो किया वो सही किया, तुम्हें पहले ही पता चल गया। वरना अगर मैं बाद में उसे डेट करती तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि उसे मैं पसंद नहीं हूँ और वो बस मेरे साथ टाइम पास कर रहा है। फिर फे उसे हक करती है और कहती है, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद लू कहती है, मैं कैरन से बात करके उसे समझाऊंगी। फे कहती है, तुम्हें उससे बिल्कुल बात करने की जरूरत नहीं है। तभी मिमी और पॉला वहाँ आती हैं और फे से कहती हैं, क्या तुम्हें कैरन की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता? फे कहती है, नहीं। इस पर मिमी कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कैरन पसंद आने लगा है? ये सुनकर फे मुस्कुराने लगती है और तभी उसे मॉक का कॉल आता है तो वो अपना मोबाइल अपने पीछे छुपा लेती है ताकि किसी को पता न चले कि उसे मॉक का कॉल आया है। फिर कैरन अपने घर पर होता है और उसे एक फोटो मिलती है जिसमें वो लोग और उसकी मॉम होती हैं। तो कैरन उसमें से अपनी मॉम की फोटो फाड़ देता है और उसे डस्टबिन में फेंक देता है। अगले दिन लू लॉन्ड्री करने जाती है और सेंट भी वहाँ आता है और उससे कहता है, मैंने मॉक से तुम्हारा ख्याल रखने को कहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ करेगा, तो मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ और अब से मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखूंगा, किसी और से नहीं कहूँगा। लू कहती है, नहीं, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। ये कहकर वो कपड़े निकालने के लिए वॉशिंग मशीन खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वॉशिंग मशीन उससे नहीं खुलती। ये देखकर सेंट कहता है, देखो, इसे अभी मेरी हेल्प चाहिए। फिर वो उसके लिए वॉशिंग मशीन खोल देता है और यहाँ ये दोनों दोबारा फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर फे मॉक से मिलती है। मॉक उससे पूछता है, तुम्हें सच में मैं पसंद हूँ ना? फे कहती है, हाँ, मुझे सच में तुम पसंद हो, लेकिन हमें इसे यहीं खत्म करना होगा, क्योंकि अगर लू को इस सब के बारे में पता चला तो उसे बुरा लगेगा। इस पर मॉक कहता है, अगर लू यहाँ नहीं रहेगी तो तुम मुझे डेट करोगी ना? ये सुनकर फे उससे पूछती है, तुम क्या करने वाले हो? मॉक कोई जवाब नहीं देता तो फे वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते वो पीछे मुड़कर मॉक को देखती है और यहाँ वो चाहती है कि मॉक किसी तरह लू की पुरानी फोटोज लाकर सबके सामने ले आए। फिर फे कैरन से मिलने जाती है और जानबूझकर उससे टकराती है और अपना पाउडर गिरा देती है जो टूट जाता है। तो कैरन कहता है, मैं तुम्हें नया ला दूंगा। फे कहती है, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे अपने स्कूल का नाम बताओ, मैं सबको बताऊंगी कि उस स्कूल के लड़के बहुत अच्छे हैं। कैरन उसे नहीं बताता। फे उससे बार बार पूछती है तो कैरन कहता है, तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। ये कहकर वो चला जाता है। फे को किसी का मैसेज आता है, मेरे पास स्कूल की लू की एक पुरानी फोटो है, मैं भी उसी स्कूल में पढ़ता था। फे उसे देखती है और फिर कैरन को मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। उधर मॉक भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, मुझे लू की स्कूल की फोटो चाहिए। फिर उसे किसी का रिप्लाई आता है, मेरे पास लू की स्कूल की फोटो है, और वो उसे वो फोटो भी भेज देता है। अगले दिन लू कॉलेज आती है। फिर वो एन से मिलती है। तभी उसे मॉक का कॉल आता है और वो उससे कहता है, मेरे पास तुम्हारी कुछ पुरानी फोटोज हैं, तुरंत आकर मुझसे मिलो। ये सुनकर लू तुरंत उससे मिलने जाती है। ये सब देखकर एन को थोड़ा अजीब लगता है। फिर एन कैरन से मिलती है और उससे कहती है, लू को किसी का कॉल आया था और कॉल सुनकर वो थोड़ी परेशान हो गई। ये सुनकर कैरन तुरंत लू से मिलने जाता है। उधर मॉक वो फोटो सबको दिखाने ही वाला होता है। तभी कैरन आता है और उसे रोकता है और उसे मारने लगता है। वो उसकी डिवाइस भी तोड़ देता है। तो मॉक जल्दी से अपना फोन निकालता है और वो फोटो सबको भेजने लगता है। कैरन उसे रोकता है, लेकिन उससे पहले मॉक वो फोटो सबको भेज देता है। और अब सब लू की पुरानी फोटो देखकर कहते हैं, ये पहले बिल्कुल भूत जैसी दिखती थी, प्लास्टिक सर्जरी ने इसे पूरी तरह बदल दिया। ये सब सुनकर लू को बुरा लगता है तो वो वहाँ से चली जाती है। कैरन भी उसके पीछे आता है, लेकिन उसके बाहर आने से पहले ही लू वहाँ से चली जाती है। अब कैरन को लू के घर का पता नहीं होता तो वो एन को कॉल करके लू का पता पूछता है और फिर टैक्सी लेकर लू से मिलने जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि लू ने सेंट को हक किया हुआ है। ये देखकर कैरन को बहुत बुरा लगता है। दरअसल जब लू वहाँ आई थी तो सेंट उससे मिलने आता है, क्योंकि सेंट को पहले से सब पता था। जब लू उसे देखती है तो वो उसके कंधे पर सिर रखकर रोने लगती है और कैरन ये देख लेता है और उसे बहुत बुरा लगता है।
फिर कैरन पास के एक स्टोर में जाता है और अपने हाथ पर बैंडेज लगाता है क्योंकि लड़ाई के दौरान उसका हाथ चोटिल हो गया था। वो अपने हाथ पर बैंडेज लगाता है, तभी सेंट वहाँ आता है। वो कैरन से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कैरन कहता है, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो आ गया। सेंट कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है तुम यहाँ लू के लिए आए हो। कैरन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। सेंट कहता है, मुझे नहीं लगता कि मॉक ऐसा कुछ कर सकता है, मुझे लगता है किसी ने मॉक से ये सब करवाया है। ये सुनकर कैरन को याद आता है कि कल फे उससे मिलने आई थी और स्कूल का नाम पूछ रही थी। यहाँ कैरन को फे पर शक हो जाता है और वो सोचता है उसी ने मॉक से ये सब करवाया है। अगले दिन मॉक और कैरन फिर से प्रिंसिपल के ऑफिस में होते हैं और यहाँ प्रिंसिपल उन्हें लड़ाई के लिए बहुत डांटती है और फिर एक लास्ट वार्निंग के साथ जाने देती है। इसके बाद सब क्लास में होते हैं, लेकिन लू आज कॉलेज नहीं आई, वो घर पर है। वो न किसी का कॉल उठाती है और न किसी के मैसेज का रिप्लाई करती है। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। जब लू दरवाजा खोलती है तो सेंट होता है। उसका मूड ठीक करने के लिए वो उसे अपने साथ एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ बहुत सारे परफ्यूम्स रखे होते हैं और परफ्यूम बनाने का इक्विपमेंट भी होता है। जब लू इसे देखती है तो हैरान रह जाती है। सेंट उसे बताता है, मैं भी एक परफ्यूमर बनना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ये सब इकट्ठा किया है। लू कहती है, क्या मैं इनसे परफ्यूम बना सकती हूँ? सेंट कहता है, हाँ, तुम इन्हें यूज कर सकती हो। लू ये सुनकर खुश हो जाती है और परफ्यूम बनाने के लिए अपने बाल बांध लेती है। फिर सेंट उसे एप्रन भी पहना देता है। फिर लॉ परफ्यूम बनाने लगती है। लॉ बड़े ध्यान से परफ्यूम बना रही होती है तो सेंट उससे कहता है, मुझे एक पार्टी का इनविटेशन मिला है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वहाँ एक नया परफ्यूम लॉन्च होगा। लू कहती है, मुझे भी एक फेसबुक पेज के जरिए उस पार्टी का इनविटेशन मिला है, तो हम साथ में चलेंगे। इसके बाद वो दोनों पार्टी में जाते हैं जहाँ सेंट अपने कुछ फ्रेंड्स से मिलता है तो वो उनसे बातें करने लगता है और लॉ से कहता है, तब तक तुम परफ्यूम्स देख सकती हो। फिर लॉ एक परफ्यूम को देखती है और वहाँ की एक स्टाफ मेंबर को उस परफ्यूम के बारे में सब कुछ बताने लगती है। मिस लिंडा भी उसकी बातें सुन लेती है और उससे कहती है, तुम्हें इस बारे में इतना सब कैसे पता है? लू कहती है, मैं भी आपकी तरह एक परफ्यूमर बनना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे ये सब पता है। ये सुनकर मिस लिंडा उससे इम्प्रेस हो जाती है और कहती है, देखना, एक दिन तुम भी मेरी तरह एक बहुत अच्छी परफ्यूमर बनोगी। लू ये सुनकर खुश हो जाती है। इसके बाद मिस लिंडा अपने बनाए परफ्यूम के बारे में स्पीच देने जाती है। तभी सेंट लॉ के पास आता है और कहता है, लगता है मिस लिंडा तुम्हारी बातों से बहुत इम्प्रेस हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम बिल्कुल उनकी तरह हो। फिर मिस लिंडा अपनी स्पीच खत्म करके वापस आती है और लॉ से कहती है, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, देखना, एक दिन तुम एक बहुत अच्छी परफ्यूमर बनोगी। फिर वो उसे अपने साथ एक ड्रिंक के लिए भी कहती है तो लू मान जाती है। सेंट कहता है, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? मिस लिंडा कहती है, नहीं, हम दोनों अकेले जाएंगे। फिर वो दोनों एक जगह ड्रिंक के लिए जाते हैं। वहाँ वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और बातों बातों में लू उसे अपनी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में भी बता देती है। फिर मिस लिंडा भी उसे अपने बारे में बताने ही वाली होती है। तभी कैरन और एन भी वहाँ ड्रिंक के लिए आते हैं। लू कैरन को देखकर उसे आवाज देती है। ये सुनकर मिस लिंडा पीछे मुड़ती है और कैरन को देखने लगती है और यहाँ हमें पता चलता है कि कैरन मिस लिंडा का बेटा है। कैरन भी अपनी मॉम को देखकर शॉक्ड रह जाता है और लू से कहता है, तुम मेरे साथ चलो, लेकिन लू उसके साथ जाने से मना कर देती है। कैरन गुस्से में अपनी मॉम से कहता है, आप अभी भी नहीं बदली है ना, आप अभी भी अपने फायदे के लिए लोगों को यूज करती हैं। लू उससे कहती है कि ऐसे मत बोलो, तो कैरन गुस्से में वहाँ से चला जाता है तो एन भी उसके पीछे जाती है। उसके जाने के बाद मिस लिंडा लू को बताती है, कैरन मेरा बेटा है। दरअसल कुछ साल पहले मेरी और कैरन के डैड के बीच एक झगड़ा हुआ था, क्योंकि वो मुझे समझ नहीं रहे थे और इसी वजह से मैंने घर छोड़ दिया। यही वजह है कि कैरन अभी भी मुझसे नफरत करता है। उधर एन कैरन से पूछती है कि उसे क्या हुआ, वो उनसे ऐसे क्यों बात कर रहा था, तो कैरन कहता है, वो मेरी मॉम है जो मुझे छोड़कर चली गई थी। ये सुनकर एन चुप हो जाती है और कुछ नहीं कहती। अगले दिन लू सेंट से मिलती है और उसे बताती है, मुझे लगता है हमें मिस लिंडा की हेल्प करनी चाहिए। इस पर सेंट कहता है, नहीं, मिस लिंडा को किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, वो सब खुद संभाल लेंगी। फिर लू को मिस लिंडा की बात याद आती है। रात में जब वो उनके साथ थी तब मिस लिंडा ने उससे कहा था, सॉरी, मैंने तुम्हें यूज किया क्योंकि मुझे लगा कि मैं तुम्हारे जरिए कैरन तक पहुंच सकती हूँ। जब मैं कैरन को कॉल करती हूँ तो वो कॉल नहीं उठाता और मुझसे कभी मिलता भी नहीं, तो मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हारी फ्रेंड बन जाऊं तो तुम्हारे जरिए अपने बेटे तक पहुंच सकती हूं। ये सब याद करके लू सोचती है कि मुझे मिस लिंडा की हेल्प करनी चाहिए। ये सोचकर वो कैरन को कॉल करती है और उससे मिलने को कहती है। जब कैरन उससे मिलता है तो वो उसे बताता है, मैंने अपनी सिस्टर से तुम्हारी फोटोज इंटरनेट से डिलीट करवा दी है, तो अब तुम कॉलेज वापस आ सकती हो।
अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। इस पर लू कहती है, मैं तुमसे किसी और बात के बारे में बात करना चाहती थी। कैरन कहता है, मुझे पता है तुम किस बारे में बात करना चाहती हो। तभी पास बैठी कैरन की मॉम उठकर कैरन के पास आती है। वो कैरन से कहती है, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। कैरन कहता है, मैं तो बस ये कहने आया था कि आप मेरी फ्रेंड को यूज करना बंद करो। आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा और इसीलिए आप हम सबको छोड़कर चली गई थी। तो अब आप वापस क्यों आना चाहती हो? ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लू उसके पीछे जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। कैरन कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ये सब करोगी और झूठ बोलकर मुझे यहाँ बुलाओगी। लू उससे सॉरी बोलती है, लेकिन फिर भी कैरन उस पर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लू मिस लिंडा से मिलने उनके ऑफिस आती है। वहाँ मिस लिंडा अपने वर्कर्स से परफ्यूम बनवा रही होती है। जब वो लू को देखती है तो उसे भी अंदर बुला लेती है और उससे भी परफ्यूम बनाने को कहती है। लू भी वहाँ बैठकर परफ्यूम बनाने लगती है। इसके बाद वो दोनों साथ में बातें करती हैं। वहाँ मिस लिंडा अपने बच्चों के बारे में बात कर रही होती है। ये सुनकर लू कहती है, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आज रात कैरन को आपके साथ डिनर के लिए भेजूंगी। वहाँ आप उससे जो चाहें वो सब बात कर सकती है। ये सुनकर मिस लिंडा खुश हो जाती है। इसके बाद लू कैरन से मिलती है और उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है। पहले तो वो मना करता है, लेकिन लू के बार बार रिक्वेस्ट करने पर मान जाता है। फिर रात में वो अपनी सिस्टर को लेकर अपनी मॉम के घर डिनर के लिए जाता है। वहाँ उसकी मॉम ने अपने बच्चों की फेवरेट डिशेस बनाई होती हैं। सब साथ में डिनर करते हैं। इसके बाद कैरन और उसकी मॉम बात करते हैं तो उसकी मॉम उसे बताती है, मैं हमेशा एक परफ्यूमर बनना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे डैड को ये पसंद नहीं था और इसी वजह से हमारा झगड़ा हुआ, क्योंकि वो हमेशा चाहते थे कि मैं घर पर रहूं और कुछ न करूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी, तो मैं तुम्हारे डैड को छोड़ने पर मजबूर हो गई। मॉम कहती है, मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम मेरे साथ रहो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। अगर तुम उनके साथ रहना चाहते हो तो रहो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। ये सब सुनकर कैरन कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सही है और कौन गलत, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं आप दोनों से अलग रहूंगा और देखूंगा कि आप दोनों में कौन सही है और कौन गलत। अगले दिन लू अपने कपड़े सुखा रही होती है। तभी उसे कैरन का कॉल आता है और वो उसे मिलने को बुलाता है। लू उससे मिलने जाती है और कैरन उसे बताता है, मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ कि तुमने मुझे मेरी मॉम से मिलवाया। लू कहती है, कोई बात नहीं। इसके बाद वो दोनों साइकिलिंग के लिए जाते हैं। फिर वो पार्क में झूलों पर भी बैठते हैं। उसके बाद वो एक दूसरे के स्केच भी बनाते हैं और इस तरह वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। और यहाँ लू को ये भी रियलाइज होता है कि उस दिन परफ्यूम शॉप में कैरन ने असल में परफ्यूम को बुरा नहीं कहा था, बल्कि उसके कवर को बुरा कहा था। तो लॉ कहती है, सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। फिर वो अपने हाथों से बनाया एक परफ्यूम निकालती है और उसे देती है और कहती है, मैंने ये परफ्यूम बनाया है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे एक नाम दो। तो कैरन इसे एक नाम देता है, जिससे लॉ खुश हो जाती है। अगले दिन कैरन लू की बिल्डिंग में आता है और वहाँ एक रूम के बारे में पूछता है। तभी उसे पता चलता है कि यहाँ कोई रूम खाली नहीं है और जैसे ही खाली होगा हम तुम्हें बता देंगे। ये सुनकर कैरन जाने लगता है। तभी सेंट उसे देख लेता है और पूछता है, तुम इस बिल्डिंग में रूम क्यों किराए पर लेना चाहते हो? कैरन कहता है, बस ऐसे ही। सेंट कहता है, मुझे पता है तुम ये सब लू के लिए कर रहे थे, है ना? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, अब यहाँ कोई रूम खाली नहीं होगा, तो तुम कहीं और देख लो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और जब वो अपने रूम के पास पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि उसके सामने वाले रूम में रहने वाले अंकल जा रहे हैं, क्योंकि उनका कहीं और ट्रांसफर हो गया है। ये देखकर सेंट परेशान हो जाता है। फिर कैरन और लॉ कॉलेज आते हैं। दोनों बातें करते हुए आ रहे होते हैं। तभी बातों में फे का नाम आ जाता है। तो कैरन उससे कहता है, फे अच्छी लड़की नहीं है। इस पर लू कहती है, तुम हमेशा उसे गलत क्यों समझते हो? वो बहुत अच्छी लड़की है और देखना, एक दिन तुम्हें जरूर इस बारे में पता चलेगा। फिर वो एन से मिलते हैं और वो उन्हें बताती है, कॉलेज में एक फेस्टिवल होने वाला है जहाँ उनकी क्लास की लड़कियों को ड्रिंक्स सर्व करने का काम दिया गया है। जब लू उनकी ड्रेस देखती है तो कहती है, मैं ये काम नहीं कर सकती, ये बहुत शॉर्ट ड्रेस है, मैं ये ड्रेस पहनकर ये काम नहीं करूंगी। एन कहती है, मैंने तो पहले ही मना कर दिया है। इसके बाद फे वहाँ आती है और लू से कहती है, मैंने फेस्टिवल में ड्रिंक्स सर्व करने के लिए अपने साथ तुम्हारा नाम भी लिख दिया है। लू कहती है, मैं ये काम नहीं कर सकती क्योंकि इसमें बहुत शॉर्ट ड्रेस पहननी पड़ती है। इस पर फे ड्रेस को देखती है और कहती है, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ऐसी ड्रेस पहननी पड़ेगी। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी तुम्हारा नाम न लिखती। खैर, मैं अभी जाकर तुम्हारा नाम हटवा देती हूँ। फिर फे लाइब्रेरी में होती है और लू के सामने उदास होने का नाटक करती है। लू उससे पूछती है, क्या हुआ? और फे कहती है, कुछ नहीं। इसके बाद लू उसे एक केमिकल पकड़ने को देती है, लेकिन फे उसे नहीं पकड़ती और वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से फे का हाथ चोटिल हो जाता है। सब सोचते हैं कि लू ने ये सब जानबूझकर किया, लेकिन फे कहती है कि इसमें लू की कोई गलती नहीं है।
इसके बाद लू, मिमी और पॉला फे को डॉक्टर के पास ले जाते हैं और उसके हाथ पर दवा लगवाते हैं। फिर फे उन्हें बताती है, मैंने फेस्टिवल में मेरे साथ ड्रिंक्स सर्व करने के लिए किसी को तैयार करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं ये काम अकेले ही कर लूंगी। फे की ऐसी इमोशनल बातें सुनकर लू भी उसके साथ काम करने के लिए मान जाती है। फिर फेस्टिवल का दिन आता है। लू वैसी ड्रेस पहनती है, लेकिन उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं आती। फिर वो फेस्टिवल में ड्रिंक्स सर्व करने लगती है। एक सीनियर लू को ये काम करते देखती है। वो लू से कहती है, तुम ये क्या कर रही हो? लू कहती है, मैं ये सब फे की हेल्प के लिए कर रही हूँ, लेकिन प्लीज कैरन को ये सब मत बताना, वरना वो परेशान हो जाएगा। तो वो कहती है, ठीक है, मैं कैरन को नहीं बताऊंगी। फिर फे सीनियर के पास आती है और उससे कहती है, उस टेबल पर बैठे लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, तो मैं उन्हें ड्रिंक्स सर्व नहीं करूंगी। सीनियर कहती है, ठीक है। फिर वो लू से कहती है, तुम उनके पास जाकर उन्हें ड्रिंक्स सर्व करो। तो लू उन्हें ड्रिंक्स सर्व करने जाती है। वहाँ वो लोग उसे भी परेशान करने लगते हैं। वो बार बार चीजें नीचे गिराते हैं और लू से उन्हें उठाने को कहते हैं और साथ ही लू की फोटोज भी ले रहे होते हैं। लू चुपचाप उनकी सारी बातें मान रही होती है। दूसरी तरफ कैरन को लू की बिल्डिंग में किराए पर एक रूम मिल जाता है और वो उसका फॉर्म भरने आया होता है। सेंट भी वहाँ होता है। यहाँ वो लोग अभी भी लू को परेशान कर रहे होते हैं। तो एन कैरन को कॉल करके सब बता देती है। ये सुनते ही कैरन बिना फॉर्म भरे वहाँ से चला आता है। ये देखकर सेंट हैरान रह जाता है कि ये इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है और इसने तो फॉर्म भी नहीं भरा, अब इसे रूम नहीं मिलेगा। यहाँ वो लोग अभी भी लू को परेशान कर रहे होते हैं। तो कैरन वहाँ आता है और लू को अपने पीछे करके उनसे कहता है, इसके बाद मैं तुम्हें चीजें सर्व करूंगा। ये कहकर वो गुस्से से फे को देखने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि ये सब फे की वजह से हो रहा है। कैरन को फे की तरफ देखते हुए देखकर सब सोचते हैं कि कैरन यहाँ फे के लिए आया है और मॉक भी सोचता है कि कैरन फे के लिए आया है। ये सोचकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर फेस्टिवल खत्म होने के बाद सब एक जगह बैठे होते हैं। तब लू कैरन से कहती है, मैंने ये सब फे की हेल्प के लिए किया और मैंने तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम परेशान हो जाते। फिर वो कैरन से पूछती है, क्या तुम मुझसे नाराज हो? कैरन कहता है, नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। ये कहकर वो फे की तरफ देखने लगता है और फे भी उसे देख रही होती है। ये देखकर सब सोचते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो फे से इस बारे में पूछते हैं तो फे कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो एनिमीज हैं। फिल्म कहता है, एनिमीज ही तो लवर्स बनते हैं। बाद में ये सुनकर मॉक को गुस्सा आ रहा होता है और वो ड्रिंक कर रहा होता है। इसके बाद लू वहाँ से चली जाती है और कैरन भी उसके पीछे जा रहा होता है। तो मॉक उसे रोकता है और कहता है, तुम आज फेस्टिवल में फे के लिए आए थे ना? तुम्हें फे पसंद है ना? मुझे भी फे पसंद है, तो चलो ड्रिंक करते हैं। जो ज्यादा ड्रिंक करेगा फे उसकी होगी। उधर लू घर आती है और सोशल मीडिया पर आज की अपनी फोटोज और वीडियोस देखकर बहुत सैड हो जाती है। वो अपनी मॉम को भी कॉल करके ये सब बताती है और साथ ही बहुत रोती है। उसकी मॉम कहती है, हिम्मत मत हारो और इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करो। लू कहती है, आप सही कह रही हैं, मैं यहाँ कभी हिम्मत नहीं हारूंगी। वहाँ मॉक और कैरन के बीच ड्रिंकिंग कंपटीशन होता है और कैरन उसमें जीत जाता है। तो सब फे को कैरन की तरफ कर देते हैं। इस पर कैरन कहता है, मैंने ये सब इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे फे चाहिए, मैं तो इस चीज को खत्म करना चाहता हूँ। तुम लोग ड्रिंक करके कैसे डिसाइड कर सकते हो कि लड़की किसे मिलेगी? मैं इस चीज में यकीन नहीं करता। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद फे कहती है, कैरन सही कह रहा है, तुम लोगों को ड्रिंक करके ये डिसाइड करने का कोई हक नहीं है कि मैं किसके साथ रहूं। इसमें मेरी मर्जी भी होनी चाहिए। इसके बाद कैरन एन के साथ जा रहा होता है। तो एन उससे पूछती है, क्या तुम्हें किराए पर रूम मिल गया? कैरन कहता है, अभी तक नहीं, आज मुझे एक जगह मिल रहा था, लेकिन लू की हेल्प करते करते मेरे हाथ से निकल गया। इस पर एन कहती है, चलो वहाँ जाकर दोबारा पता करते हैं, शायद तुम्हें रूम मिल जाए। कैरन कहता है, ठीक है। फिर वो एन के साथ वहाँ आता है और सेंट पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। जब कैरन आता है तो सेंट उससे कहता है, मैंने तुम्हारी जगह फॉर्म भर दिया है और अब तुम्हें वो रूम मिल गया है। ये सुनकर कैरन कहता है, थैंक्स। तो सेंट उससे कहता है, मैं तुम्हारी चीजें रखने में भी हेल्प करूंगा। इसके बाद कैरन एन के साथ अपनी चीजें लेने जाता है। फिर कैरन अपनी चीजें लेकर आता है और एन और सेंट दोनों उसकी चीजें रखने में हेल्प करते हैं। अगले दिन लू अपने घर पर होती है और उसके घर की डोरबेल बजती है। जब लू दरवाजा खोलती है तो सेंट होता है और उसके पीछे कैरन भी खड़ा होता है। लू कैरन से कहती है, सेंट यहाँ रहता है इसलिए ये यहाँ है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कैरन कहता है, मैं यहाँ रहने आया हूँ। ये सुनकर लू हैरान रह जाती है। फिर तीनों साथ में बैठे होते हैं और सेंट लू को बताता है कि वो अपने साथ सिर्फ किताबें और एक फिश स्टैंड लेकर आया है। लू ये सुनकर हैरान रह जाती है।
कैरन कहता है बाकी चीजें मैं खुद खरीद लूंगा। फिर कैरन कहता है तुमने टेबल रखने में मुझे बहुत परेशान किया। सेंट कहता है हाँ, इसे तो ये भी नहीं पता कि टेबल को सही जगह पर कैसे रखते हैं। फिर मैंने इसकी हेल्प की और टेबल को सही जगह पर रखवाया। इसके बाद वो दोनों बहस करने लगते हैं। तो लू कहती है तुम दोनों ऐसे साथ में कैसे रहोगे? सेंट कहता है वैसे भी इसके साथ रहना कौन चाहता है? कैरन भी कहता है मेरा भी तुम्हारे साथ रहने का कोई मन नहीं है। अगले दिन एक और फेस्टिवल होता है। तो लाओ की रिक्वेस्ट पर फे और मिमी एनिमल कॉस्ट्यूम पहनकर ड्रिंक्स सर्व करने आती हैं। जब सीनियर ये देखता है तो कहता है तुम लोगों ने ये क्या पहना है? जाओ 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 और कल वाली ड्रेस पहनो। इस पर लू कहती है हम आज इसी ड्रेस में सर्व करेंगे। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो हम जा रहे हैं, फिर आप खुद सर्व कर लेना। उनकी बात सुनकर सीनियर भी मान जाता है और फिर ये लोग इसी ड्रेस में सर्व करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद फे सबके सामने बेहोश होने का नाटक करती है तो वो उसका कॉस्ट्यूम उतार देते हैं, जिसकी वजह से फे की बॉडी रिवील हो रही होती है। तो सब उसकी फोटोज लेने लगते हैं और साथ ही कहते हैं देखो ये कितनी हॉट है। लू उन्हें फोटोज लेने से रोक रही होती है। तभी कैरन वहाँ एक कपड़ा लेकर आता है और उसे फे के ऊपर डाल देता है। फिर सेंट उसे अस्पताल ले जाता है। उसके जाने के बाद सीनियर लू को डांटता है और कहता है फे की ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है। तुमने उसे ऐसा कॉस्ट्यूम पहनाया जिसमें उसका दम घुट रहा था। तुमने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम उसके जितनी हॉट नहीं हो। इस पर लू कहती है हाँ, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई हमारी बॉडी देखे और आप हमें ऐसे कपड़े पहनने को दे रहे थे जिसमें हमारी बॉडी सबके सामने रिवील हो रही थी। ये सुनकर सीनियर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी कैरन वहाँ आता है और उसे रोकता है और कहता है लू ने जो किया वो सही है। फिर पास खड़ा मॉक भी कहता है मुझे लगता है लॉ ने जो किया वो सही है और हमें इस चीज को बदलना चाहिए। फिर भी सीनियर चुप नहीं हो रहा होता तो उसका फ्रेंड उसे शांत कराता है और कहता है तुम लोग सही कह रहे हो, हमें इस चीज को बदलना चाहिए। फिर रात होती है और फेस्टिवल खत्म हो जाता है। तो लू चीजें पैक कर रही होती है। तभी मिमी उससे कहती है थोड़ी देर में फायरवर्क्स होंगे, तो क्या तुम्हारे साथ कोई नहीं है जिसके साथ तुम फायरवर्क्स देख सको? ये सुनकर लू चुप हो जाती है। तभी कैरन वहाँ आता है और उससे अपने साथ चलने को कहता है तो लू भी उसके साथ चली जाती है। उधर फे को होश आता है और सेंट उसके पास बैठा होता है। वो फे से कहता है आज जो कुछ भी हुआ तुमने वो जानबूझकर किया है ना? फे कहती है ऐसा कुछ नहीं है। सेंट कहता है आज से मेरी नजर तुम पर रहेगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फे ये सुनकर थोड़ा डर जाती है। फिर कैरन और लू फेस्टिवल में घूम रहे होते हैं, जहाँ लू उसे थैंक्स कहती है। कैरन कहता है किस बात के लिए थैंक्स? लू कहती है आज मेरी हेल्प करने के लिए। कैरन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प के लिए तैयार रहता हूँ। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी कुछ लड़कियाँ वहाँ आती हैं और लू को अपने साथ अपने बूथ पर ले जाती हैं। लू पूछती है ये क्या है? तो वो कहती हैं यहाँ जो भी दो लोग एक दूसरे की आंखों में देखते हैं वो कपल बन जाते हैं। फिर एक लड़की कहती है लेकिन इनके साथ कौन बैठेगा? तभी कैरन आता है और वहाँ बैठ जाता है। और जैसे ही वो ये गेम शुरू करने वाले होते हैं, कैरन लू से कहता है मुझे तुम पसंद हो। ये सुनकर लू शॉक्ड रह जाती है और उसकी आंखों में देखने लगती है। कैरन भी उसकी आंखों में देखता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी उसका अपना हाथ छू जाने की वजह से उसकी ड्रिंक उसके कपड़ों पर गिर जाती है। ये देखकर कैरन उसे अपने साथ ले जाता है और वो लड़कियां कहती हैं देखो हमें एक नया कपल मिल गया। फिर कैरन उसे अपने साथ स्टोर रूम में ले जाता है और कहता है मैंने यहाँ एक शर्ट देखी थी, तुम वो पहन लो। ये कहकर वो जाने लगता है, लेकिन पता चलता है कि दरवाजा फंस गया है और खुल नहीं रहा। फिर कैरन कहता है मैं अपना मुंह उस तरफ कर लेता हूँ, तुम अपनी शर्ट चेंज कर लो। ये कहकर वो दूसरी तरफ मुंह कर लेता है और लू अपनी शर्ट चेंज कर लेती है। फिर फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं तो वो दोनों रूम से ही फायरवर्क्स देखने लगते हैं। तभी कैरन लू को अपने प्यार का इजहार कर देता है। ये देखकर लू शॉक्ड रह जाती है और तभी मिमी और एक और लड़की वहाँ कुछ चीजें रखने आती है और उन दोनों को वहाँ देखकर पूछती हैं तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर लू कहती है मेरी ड्रिंक मेरी शर्ट पर गिर गई थी तो कैरन मुझे शर्ट देने यहाँ आया था और जब वो वापस जा रहा था तब दरवाजा लॉक हो गया और हम यहाँ फंस गए। मिमी कहती है अच्छा तो ये बात है। इसके बाद लू अपनी चीजों का एक बॉक्स उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। सेंट दरवाजे पर खड़ा होता है लेकिन वो उसे भी इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। सेंट ये देखकर हैरान रह जाता है। फिर लॉ घर आती है और ये सब सोचकर सो नहीं पाती। वो उसे मैसेज करने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती। यहाँ कैरन भी उसे मैसेज करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता। फिर लू ये सब सोच रही होती है, तभी उसे कैरन का मैसेज आता है मुझे तुम पसंद हो। लू वो मैसेज देखती है लेकिन उसका रिप्लाई नहीं करती। अगली सुबह जब लू कॉलेज जाने के लिए घर से निकलती है तो उसे अपने सामने कैरन दिखता है लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहती और आगे चल देती है। कैरन भी उसके पीछे आता है। फिर कैरन उसे आवाज देकर रोकता है। वो कहती है कि उसकी क्लास है और वो जल्दी जा रही है। तो कैरन कहता है मेरी भी क्लास है
मुझे भी जाना है। फिर दोनों बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। कैरन उससे कल रात वाली बात पूछने ही वाला होता है, लेकिन तभी लू टॉपिक बदल देती है और कहती है आज मौसम बहुत अच्छा है। कैरन कहता है हाँ सच में अच्छा है। तभी लू की राइड आ जाती है तो वो कैरन से कहती है मेरी राइड आ गई, मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर कैरन कॉलेज आता है और एन से मिलता है और पूछता है क्या हुआ, क्या लू ने तुम्हें कोई जवाब दिया? कैरन कहता है नहीं, उसने अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं दिया। इधर जब लू कैंटीन से एक ड्रिंक लेकर आ रही होती है तो उसे फे मिलती है। वो उससे कहती है कल मेरी वजह से बहुत सी चीजें गलत हो गई। लू कहती है नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो ड्रेस तो मैंने तुम्हें पहनने को दी थी। ये दोनों बात कर रही होती हैं। तभी कैरन वहाँ आता है और लू को हाय कहता है, लेकिन लू उसे कोई जवाब नहीं देती और फे से कहती है चलो क्लास चलते हैं, लेट हो रहा है। फिर वो फे के साथ क्लास चली जाती है। फिर वो दोनों आकर क्लास में बैठ जाती हैं। तभी मॉक वहाँ बिल्कुल कैरन जैसे कपड़े पहनकर आता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। तभी कैरन भी वहाँ आता है और मॉक को देखकर पूछता है तुमने ये कपड़े ऑनलाइन खरीदे? मॉक कहता है हाँ, मैंने ये ऑनलाइन एक लड़की से खरीदे। ये सुनकर कैरन समझ जाता है कि उसने ये कपड़े उसकी सिस्टर से खरीदे हैं। फिर कैरन लू से बात करने जाता है, लेकिन वो उसके बजाय अपने फ्रेंड्स से बातें करने लगती है। तो कैरन आकर एन के बगल में बैठ जाता है और कहता है मुझे लगता है सब खत्म हो गया, क्योंकि लू तो मुझसे बात भी नहीं कर रही। इस पर एन कहती है शायद ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है वो कंफ्यूज हो कि तुम्हें क्या जवाब दे, और मुझे लगता है तुम्हें जल्दी उसे डेट पर ले जाना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर सब तुम्हें और फे को कपल बना रहे हैं। कल जब फे बेहोश हुई थी तो तुमने उस पर एक कपड़ा डाला था, इसी वजह से सब सोचते हैं कि तुम और फे एक कपल हो। ये सुनकर कैरन कहता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्लास खत्म होने के बाद लू जा रही होती है तो कैरन उसे रोकता है और कहता है मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। लू कहती है मुझे कुछ काम है तो मैं अभी तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। ये कहकर वो अपने फ्रेंड्स के साथ चली जाती है। फिर सब लैब में होते हैं। लैब में लाओ के पास कोट नहीं होता और उधर कैरन एक कागज पर लू को डिनर के लिए पूछता है और वो कागज अपने कोट में रख देता है। जब लू कोट लेने जाती है तो कैरन उसे अपना कोट दे देता है। कैरन सोचता है कि लू वो कागज देखेगी और फिर उसके साथ डिनर पर जाएगी। फिर क्लास खत्म होने के बाद कैरन लू के पास आता है और कहता है मेरी एक चीज पॉकेट में रह गई है। तो लू कोट उतार कर उसे दे देती है और कहती है इसमें क्या है तुम खुद देख लो, वैसे भी मेरा काम हो गया। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और कैरन का प्लान फेल हो जाता है। फिर लू एक शॉप पर जाती है और कैरन उसके पीछे जाता है और उससे कहता है क्या तुम सैटरडे को मेरे साथ डिनर पर चलोगी? तभी सेंट भी वहाँ आता है और कहता है मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा और हम आज ही डिनर पर चलते हैं। ये सुनकर लॉ कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद कैरन सेंट से कहता है तुम्हें पता है मैं उसे सैटरडे को डेट पर ले जाने वाला था, तो तुम बीच में क्यों आए? सेंट कहता है क्योंकि सैटरडे को वो मेरे साथ डेट पर जाएगी, इसीलिए मैंने आज डिनर का सजेस्ट किया। ये सुनकर कैरन सैड हो जाता है, ये सोचकर कि लॉ सैटरडे को उसके साथ डेट पर जा रही है। फिर लू कॉलेज में होती है और सेंट उसे कॉल करके कहता है सैटरडे को हमें एक म्यूजियम जाना है जहाँ बहुत अच्छे परफ्यूम्स हैं। तो लू इसके लिए मान जाती है। फिर जब लू अपने फ्रेंड्स को इस बारे में बता रही होती है तो कैरन सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि वो परफ्यूम्स देखने म्यूजियम जा रही है, किसी डेट पर नहीं। फिर फे कहती है सेंट ने अच्छी जगह चुनी है, उसकी डेट भी हो जाएगी और तुम उसे मना भी नहीं कर पाओगी। फिर सैटरडे आता है और सेंट लॉ को एक परफ्यूम म्यूजियम ले जाता है जहाँ बहुत सारे परफ्यूम्स रखे होते हैं। लॉ उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है और फिर वहाँ सबको अपनी ओपिनियन देने लगती है। इसके बाद सेंट और लॉ अपनी परफ्यूम वाली जगह वापस आते हैं जहाँ सेंट परफ्यूम बनाता है। वहाँ सेंट उससे पूछता है क्या हुआ, तुम थोड़ी परेशान लग रही हो? तो लॉ कहती है कैरन ने मुझे प्रपोज किया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे क्या जवाब दूं। सेंट कहता है अगर तुम्हें वो पसंद है तो उसे बता दो, लेकिन लॉ कहती है मैं उसे नहीं बता सकती, क्योंकि अगर मैंने उसे बता दिया तो वो मेरे लिए सबसे लड़ेगा और अपनी लाइफ बर्बाद कर लेगा, और मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसने स्कूल में मेरे लिए लड़कों से लड़ाई की और उसके बाद मॉक से भी लड़ा, और मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से ये सब करे, तो मैं उससे दूर रहूंगी और उसे कभी नहीं बताऊंगी कि मुझे वो पसंद है। फिर कैरन एन के साथ अपने पुराने स्कूल जाता है और एन उससे पूछती है कि क्या ये आइडिया डेट के लिए अच्छा रहेगा? अगर लू स्कूल आएगी तो उसे पुरानी बुरी यादें याद आ जाएंगी। इस पर कैरन कहता है मैं उसकी बुरी यादों को अच्छी यादों में बदल दूंगा। फिर वो स्कूल की बहुत सारी फोटोज लेता है और उन्हें एक बैग में रखकर लू के घर के बाहर रख देता है और उसमें ये भी लिखता है चलो फिर से शुरू करते हैं और मैं तुम्हारी बुरी यादों को अच्छी यादों में बदलना चाहता हूँ। जब लू घर आती है तो वो उस बैग में वो फोटोज देखती है। फिर वो सब कुछ लेकर सेंट के पास आती है और उससे कहती है कैरन मेरी पुरानी बुरी यादों को नई यादों में बदलना चाहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूँ। इस पर सेंट उससे कहता है तुम्हें पुरानी चीजें भूल जानी चाहिए और दोबारा उनमें नहीं जाना चाहिए। इसके बाद सेंट उसे अपने प्यार का इजहार कर देता है। ये सुनकर लू बहुत हैरान रह जाती है और
उसे कोई जवाब दिए बिना वापस आ जाती है। फिर जब कैरन अपने घर आता है तो उसे अपने दरवाजे पर वही बैग मिलता है। लू भी अपने घर आती है और उस बात के बारे में सोचने लगती है। अगले दिन लू लॉन्ड्री करने जाती है और सेंट भी वहाँ आता है। लू उससे कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी उठते हो। तभी कैरन भी वहाँ आता है। वो भी अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देता है। लू उसे देखकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद कैरन सेंट से पूछता है, तुम्हारी सैटरडे की डेट कैसी रही? तो सेंट उसे कोई जवाब नहीं देता। फिर कैरन क्लास में होता है और एन उसके पास आती है और पूछती है कि क्या हुआ। कैरन कहता है कि कुछ नहीं हुआ। जब मैं अपने घर गया तो मेरा बैग मेरे दरवाजे पर टंगा था और जब मैं लॉन्ड्री करने गया तो वहाँ सेंट था। मैंने उससे उसकी डेट के बारे में पूछा लेकिन उसने मुझे कोई साफ जवाब नहीं दिया। ये सुनकर एन कहती है, अब तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा वरना सेंट तुमसे आगे निकल सकता है। ये सुनकर कैरन भी कहता है, अब मैं जल्दी कुछ करूंगा। फिर सब क्लास में होते हैं। तभी टीचर आता है और उन्हें एक प्रोजेक्ट देता है और उसके लिए पेयर बनाने को कहता है। फिर क्लास खत्म होने के बाद लू, मिमी और पॉला से कहती है, क्या तुम दोनों में से कोई मेरी पार्टनर बनेगी? लेकिन वो कहती है कि उन्होंने पहले ही पार्टनर ढूंढ लिया है। तभी कैरन वहाँ आता है तो मिमी उससे कहती है कि लू का कोई पार्टनर नहीं है तो तुम उसके पार्टनर बन जाओ। तो कैरन इसके लिए मान जाता है। लू पहले मना करती है लेकिन मिमी के जोर देने पर वो भी मान जाती है। फे भी ये सब दूर से देख रही होती है और कोई न कोई प्लान बना रही होती है। फिर कैरन ये एन को बताता है तो एन उससे कहती है कि अब तुम्हें बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए और किसी तरह लू को मनाना चाहिए। फिर कैरन कहता है, जब हम दोनों मूवी देख रहे होंगे तब मैं उसका हाथ पकड़ूंगा और उसे फिर से अपने प्यार का इजहार करूंगा। इस पर एन उससे कहती है, तुम्हें इस काम में बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। तुम्हें कॉन्फिडेंट रहकर उसका दिल जीतना है। इसके बाद लू मूवी देखने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी फे उससे पूछती है, तुम कहाँ जा रही हो? तो लू उसे बताती है, मैं प्रोजेक्ट के लिए कैरन के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। फे कहती है, क्या ये तुम्हारी डेट होगी? लू कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, हम बस फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स साथ में मूवी देख सकते हैं। इसके बाद लू बाहर आती है और कैरन बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। फिर वो दोनों मूवी देखने जाते हैं। फिर जैसे ही वो कार में बैठते हैं, कैरन उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है लेकिन लू अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। तो कैरन समझ जाता है कि वो मेरे साथ सेल्फी नहीं लेना चाहती तो वो अपना मोबाइल नीचे रख देता है। इसके बाद वो दोनों एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ जो भी बॉल फेंक कर ग्लासेस गिराएगा उसे प्राइज में एक डक टेडी मिलेगी। कैरन बहुत कोशिश करता है लेकिन जीत नहीं पाता तो शॉपकीपर उसे फ्री में एक की चेन दे देता है। उधर लू भी उसके लिए कोशिश करती है और वो डक जीत जाती है। फिर ये दोनों साथ में मूवी देख रहे होते हैं और कैरन उसका हाथ पकड़ने की सोचता है लेकिन लू ने अपना हाथ ऐसे रखा होता है कि कैरन उसका हाथ बिल्कुल नहीं पकड़ पाता तो वो बस उसके साथ मूवी देखने लगता है। मूवी देखने के बाद कैरन उसे डिनर के लिए एक होटल ले जाता है लेकिन जब लू वहाँ जाकर चीजों के दाम देखती है तो हैरान रह जाती है और कैरन से कहती है कि यहाँ की चीजें बहुत महंगी हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन कैरन कहता है, नहीं, अब जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो खाना खाकर ही जाएंगे। फिर लॉ वॉशरूम जाती है और तभी उसे किसी का कॉल आता है। जब वो बाहर आती है तो देखती है कि कैरन बहुत सारा खाना ऑर्डर कर रहा है। वो उससे ऐसा न करने को कहती है लेकिन वो उसकी बिल्कुल नहीं सुनता तो वो कहती है, मुझे तुम्हारी मॉम का कॉल आया था, वो खाना लेकर तुम्हारे घर आई है तो हमें उनके साथ खाना खाना चाहिए। ये कहकर वो उससे वहाँ से ले जाती है। फिर वो दोनों घर आते हैं और कैरन की मॉम उसके लिए खाना लेकर आई होती है तो तीनों साथ में खाना खाते हैं। फिर खाने के बाद जब कैरन और लू प्लेट्स धो रहे होते हैं तो उनकी मॉम उन्हें देखकर बहुत खुश होती है और उनकी फोटो भी ले लेती है। इसके बाद मॉम कहती है, मैं तुम लोगों के लिए आइसक्रीम भी लाई हूँ। जब वो दोनों आइसक्रीम खा रहे होते हैं तो मॉम फिर से उनकी फोटो ले लेती है। वो दोनों भी ये देख लेते हैं। मॉम कहती है, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे इसीलिए मैंने तुम्हारी फोटोज ली। ये सुनकर लू थोड़ा अजीब महसूस करती है और वहाँ से जाने लगती है तो कैरन उसे देखता है। दरअसल वो उसे वो की चेन देना चाहता था जो शॉपकीपर ने उसे दी थी लेकिन वो दे नहीं पाता। तभी उसकी मॉम उसे देखती है और सब समझ जाती है और वो लू को रोककर वो की चेन उसके बैग पर लगा देती है। इसके बाद लू वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद कैरन की मॉम उससे कहती है, लगता है मुझे इस वक्त नहीं आना चाहिए था, मैंने तुम्हारी डेट खराब कर दी। इस पर कैरन कुछ नहीं कहता। फिर जब लू घर आती है तो कैरन की मॉम उसे वो फोटो भेजती है जो उन्होंने ली थी। लू उन फोटोज को देखकर खुश हो जाती है। फिर उसे फे का मैसेज आता है और वो उसे मिलने को बुलाती है तो लू उससे मिलने जाती है। फे उससे पूछती है कि उसका दिन कैसा रहा। लू कहती है, अच्छा रहा, कैरन आखिर इतना बुरा लड़का भी नहीं है। इस पर फे कहती है, मैंने तुम्हें यहाँ इसी बारे में बात करने के लिए बुलाया है। लू कहती है, क्या बात है? तो फे कहती है, मुझे कैरन पसंद है। ये सुनकर लू शॉक्ड रह जाती है। फे उससे कहती है, क्या तुम मुझे कैरन के करीब आने में हेल्प करोगी? इस पर लू कोई जवाब नहीं देती। फिर वो घर आती है और सोचती है कि उसे क्या करना चाहिए। फिर वो सोशल मीडिया खोलती है और देखती है कि वहाँ सबने फे और कैरन को कपल बना दिया है। तो ये देखकर वो सोचती है कि अगर कैरन मेरे साथ रहेगा तो वो सबसे लड़ता रहेगा, इससे अच्छा है कि वो फे के साथ रहे। वो ये सब सोच रही होती है तभी कैरन
कैरन वहाँ आता है और उससे पूछता है कि वो क्या सोच रही है। लू कहती है कुछ नहीं, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में सब लैब में होते हैं और एन लू से कहती है, मैं आज कैरन के साथ काम नहीं करना चाहती, तो क्या तुम आज कैरन के साथ काम करोगी? ये सुनकर वो उसकी तरफ जाने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले फे कहती है, मैं आज कैरन के साथ काम करूंगी। ये कहकर वो उसके पास चली जाती है और लू ये सब देखकर बुरा महसूस करती है। फिर क्लास खत्म होने के बाद फे कैरन से कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कैरन कहता है, क्या बात है? तो फे कहती है, 1 मिनट मेरे साथ बाहर आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो कैरन उसके साथ बाहर जाता है। वहाँ वो अपनी कैट को दुलारने लगती है और कैरन से भी कहती है, तुम्हें भी इसे ऐसे प्यार करना चाहिए। लेकिन कैरन उससे दूर रहता है क्योंकि उसे कैट से एलर्जी है। लेकिन फे फिर भी उसे कैट को दुलारने के लिए बुला रही होती है और लॉ भी अंदर बैठकर ये सब देख रही होती है और उसे बहुत बुरा लगता है। फिर कैरन फे को बताता है कि उसे कैट से एलर्जी है। फे कहती है, मुझे नहीं पता था, अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे कभी ऐसा न कहती। इसके बाद कैरन उसे लू से दूर रहने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फे लू से मिलती है और कहती है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी और कैरन को एक बार मेरे साथ लंच पर भेजोगी? मुझे उससे कुछ बात करनी है। लू कहती है वो नहीं मानेगा। तो फे कहती है, अगर तुम उससे कहोगी कि ये तुम्हारी तरफ से है तो वो मान जाएगा। तो लू वैसा ही करती है। वो कैरन से मिलने जाती है और उसे अपने साथ लंच के लिए इनवाइट करती है। कैरन उसकी बात सुनकर तुरंत मान जाता है और उसके साथ लंच के लिए आता है। तभी फे भी वहाँ आती है और ऐसा दिखाती है जैसे वो गलती से आ गई हो। फिर लू वॉशरूम जाती है और फे उसकी जगह वहाँ बैठ जाती है। कैरन उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ से जाओ। तो फे कहती है, लू ने ये सब मेरे कहने पर किया है। वो तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसने मेरे कहने पर तुम्हें यहाँ मेरे साथ लंच के लिए बुलाया, और अगर हम दोनों कपल बन जाएं तो क्या वो बढ़िया नहीं होगा? कैरन उसकी एक नहीं सुन रहा होता। तभी लू चुपके से वहाँ से जा रही होती है। तो फे उससे कहती है, देखो लू जा रही है। ये सुनकर कैरन उसके पास आता है और पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? लू कहती है, फे तुमसे कुछ बात करना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। कैरन कहता है, मैं फे को कभी डेट नहीं करना चाहता। इस पर लू कहती है, उसे तुम पसंद हो और मैं भी चाहती हूँ कि तुम दोनों साथ रहो। ये सुनकर कैरन उससे पूछता है, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? लू कहती है, नहीं, मुझे तुम पसंद नहीं हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और रोने लगती है। इसके बाद कैरन भी एक जगह जाकर बहुत ड्रिंक करता है। तभी एन वहाँ आती है और उससे कहती है, तुम ऐसे क्यों ड्रिंक कर रहे हो? कैरन कहता है, लू को मैं पसंद नहीं हूँ। इस पर एन कहती है, शायद कोई और उसके लिए ज्यादा जरूरी है और उसने उसे चुन लिया है, तो अब तुम्हें उसके डिसीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। इधर लू ये सब याद करके बहुत रो रही होती है। फिर लू सेंट से मिलने आती है और उसे सब कुछ बताती है। तो सेंट कहता है, अगर तुम्हें वो इतना पसंद है तो उसे सब बता दो। लू कहती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो वो लोगों से लड़ेगा और अपना करियर बर्बाद कर लेगा। फिर वो सेंट से कहती है, मैं तुम्हारे सामने कैरन की बात कर रही हूँ, तो तुम्हें जरूर बुरा लग रहा होगा ना? सेंट कहता है, नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। तुम मुझे बस अपना अच्छा फ्रेंड मानती हो और प्यार खत्म हो सकता है, लेकिन दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। अगले सीन में हमें फे दिखती है जो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है और लाइव स्ट्रीम पर सबसे बहुत अच्छी बातें कह रही होती है। फिर लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद वो अपना वजन चेक करती है और उसका वजन 45 किलो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ उसका वजन 47 किलो होता है। ये देखकर वो परेशान हो जाती है और फिर बाथरूम में जाकर खुद से उल्टी करने लगती है ताकि उसका वजन कम हो जाए। फिर क्लास में टीचर कहता है कि इस बार के प्रोजेक्ट में कैरन और फे टॉप पर रहे हैं। इसके बाद टीचर फे और कैरन को अगले प्रोजेक्ट के लिए पेयर कर देता है। ये सुनकर फाय कहती है, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, आपको एक बार कैरन से भी पूछ लेना चाहिए। टीचर कहता है, मैं उससे बात कर लूंगा। लॉ भी ये सब देख रही होती है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। फिर फे बाहर आती है और अपने फ्रेंड्स को इस बारे में बताती है और बहुत खुश होती है। तभी मिमी उससे कहती है, मैंने तुम्हारी लाइव स्ट्रीम देखी, तुम्हारे पास बहुत महंगी चीजें हैं। फे कहती है, हाँ। तभी एन वहाँ आती है और उससे कहती है, मैंने आज तुम्हें अपने नेबरहुड में देखा, तुम मेरे नेबरहुड में रहती हो ना? फे कहती है, हाँ, मैं वहीं रहती हूँ। तो एन कहती है, फिर तुम्हारे पास इतनी महंगी चीजें कहाँ से आईं? फे कहती है, मैंने वो चीजें अपने पैसे बचाकर खरीदी हैं और कुछ चीजें मुझे गिफ्ट में मिली हैं जो मेरे फैंस ने गिफ्ट की। एन कहती है, तो फिर इसे हमसे छुपाने की क्या जरूरत थी? फे कहती है, मैंने किसी से कुछ नहीं छुपाया, इस बारे में कभी बात ही नहीं हुई। अगर होती तो मैं बता देती कि मैं एक गरीब फैमिली से हूँ। फिर ये लोग जा रहे होते हैं और सेंट लॉ के लिए फूल भेजता है। जब लॉ उसकी तरफ देख रही होती है तो बाकी सब उसके लिए खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी और सेंट की जोड़ी अच्छी रहेगी। फिर लॉ कैरन से मिलती है और उससे पूछती है, क्या तुमने फे के साथ प्रोजेक्ट के लिए हाँ कह दी? कैरन कहता है, हाँ, और तुम भी तो यही चाहती थी ना कि मैं फे के साथ अच्छा रहूं, तो मैं वही कर रहा हूँ। लू कहती है, मेरा ये मतलब नहीं था, तुम जो चाहो वो करो, मैं तुम्हें फे के साथ रहने के लिए फोर्स नहीं कर रही। फिर जब कैरन घर आ रहा होता है तो उसे सेंट मिलता है और वो उसे उस जगह ले
जाता है जहाँ उसने परफ्यूम्स रखे होते हैं। ये देखकर कैरन उससे पूछता है, क्या तुम भी एक परफ्यूमर बनना चाहते हो? सेंट कहता है, हाँ। ये सब देखकर कैरन सोचता है कि शायद इसीलिए लू ने सेंट को चुना है। फिर वो सेंट से कहता है, तुम लू का अच्छे से ख्याल रखना और उसे एक अच्छी परफ्यूमर बनाना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सेंट लू को पिक करने आता है तो सब उसे देखते हैं और उन दोनों को कपल बनाने लगते हैं। फिर सेंट उसे लाइब्रेरी ले जाता है और वहाँ उसकी फोटोज भी ले रहा होता है। लॉ उससे ऐसा न करने को कहती है। इसके बाद वो दोनों शॉपिंग के लिए भी जाते हैं और वहाँ से वापस आकर वो फिर से परफ्यूम बनाने लगते हैं। यहाँ वो एक दूसरे के साथ बहुत मजाक भी करते हैं। उसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं और यहाँ लू फिर से कैरन के बारे में बात करने लगती है। ये सुनकर सेंट उससे कहता है, मुझे माफ कर देना। मुझे पता है कि तुम्हें कैरन पसंद है, फिर भी मैंने तुम्हें अपने प्यार का इजहार किया। कैरन को भी तुम पसंद हो और मुझे लगता है तुम्हें अब देरी नहीं करनी चाहिए और कैरन को अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए। और मेरा क्या, मैं पहले भी तुम्हारा फ्रेंड था और आगे भी तुम्हारा फ्रेंड रहूंगा। और वैसे भी मेरी पहले बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रही हैं और आगे भी मुझे कोई मिल जाएगी, लेकिन कैरन तुम्हारे लिए बेस्ट है। तो अब देरी मत करो और जल्दी उसके पास जाओ। लॉ ये सब सुनती है और फिर सेंट को हक करती है और कैरन से मिलने आती है। जब वो कैरन के घर आती है तो वो अपने घर पर नहीं होता। वो उसे कॉल भी करती है लेकिन वो कॉल भी नहीं उठाता। फिर वो मिस लिंडा को कॉल करके कैरन के बारे में पूछती है और मिस लिंडा उसे बताती है कि कैरन उसके स्टूडियो आया है। ये सुनकर लू तुरंत कैरन से मिलने मिस लिंडा के स्टूडियो जाती है। वहाँ वो कैरन से मिलती है और उससे कहती है, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, क्या तुम मुझे इसके लिए माफ कर सकते हो? कैरन कहता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? लू कहती है, मैं अब तुम्हारी फ्रेंड नहीं रहना चाहती। कैरन कहता है, ऐसा क्यों? क्या मैंने कोई गलती की? लू कहती है, नहीं, मैं अब तुम्हारी फ्रेंड नहीं बल्कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। इसके बाद लू उसे अपने प्यार का इजहार कर देती है। कैरन ये सुनकर यकीन नहीं कर पाता और सोचता है, लॉ अब मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। फिर जब फे घर जा रही होती है तो उसे अपने घर के पास वो कैंपस वाली कैट मिलती है तो फे उसे उठा लेती है और अपने घर ले जा रही होती है। तभी कोई उसकी फोटोज ले रहा होता है। इसके बाद जब कैरन और लू घर जा रहे होते हैं तो कैरन लू का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। लू सोचती है कि वो उसका बैग पकड़ रहा है तो वो उसे अपना बैग दे देती है। फिर जब वो दोनों आगे जाते हैं तो उन्हें वहाँ सेंट मिलता है। सेंट को देखकर कैरन उससे कहता है, अब हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इस पर सेंट उसे चिढ़ाता है और कहता है कि मुझे तुमसे पहले ही पता था। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद कैरन लू से पूछता है कि उसे पहले कैसे पता था, तो लू उसे कोई जवाब नहीं देती और बजाय इसके हंसने लगती है। फिर कैरन घर आता है और एन को कॉल करके उसे सब कुछ बताता है तो एन ये सुनकर बहुत खुश होती है। अगले दिन लू कॉलेज आती है और फे उससे कहती है, देखो रिलेशनशिप वाली लड़की आ गई। तो लू उससे पूछती है, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तो फे कहती है, ये सबको पता है। जब सेंट तुम्हें पिक करने आया था तब सबको पता चल गया कि तुम और सेंट एक दूसरे को डेट कर रहे हो। लॉ कहती है, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। ये कहकर वो उसे अपने साथ ले जाती है। फिर एक जगह जाकर लू फे को बताती है, कैरन और मैं एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये सुनकर फे कहती है, तुम मजाक कर रही हो ना? लू कहती है, नहीं, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही। फे फिर भी सोचती है कि ये मजाक है और कैरन को आवाज दे रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि कैरन यहीं कहीं छुपा है और ये दोनों उसके साथ मजाक कर रहे हैं। लू कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही, ये सच है। कैरन और मैं एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये सुनकर फे रोने लगती है और साथ ही लू से कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? लू कहती है, मैंने तुम्हें और कैरन को साथ लाने की कोशिश की लेकिन कैरन तुम्हें पसंद नहीं करता। उसे मैं पसंद हूँ और मुझे भी वो पसंद है और अब हमने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया है। ये सुनकर फे उसे थप्पड़ मारने ही वाली होती है लेकिन नहीं मारती और फिर उससे कहती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो? लू कहती है, हाँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। इस पर फे कहती है, मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। ये कहकर वो उसे हक करती है और वो दोबारा फ्रेंड्स बन जाती हैं। फिर सब लैब में होते हैं और कैरन लू को मैसेज करके पूछता है कि क्या हुआ, फे ने क्या कहा। लू कहती है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक है। फिर क्लास खत्म होने के बाद लू एक जगह बैठी होती है और फे उसके लिए पेस्ट्रीज लाती है और लू उसकी एक फोटो लेकर कैरन को भेजती है और साथ में लिखती है कि फे मेरे लिए पेस्ट्रीज लाई है। जब कैरन और एन वो फोटो देखते हैं तो एन कहती है, ये इतनी अच्छी क्यों बन रही है? इसमें जरूर कुछ बात है। फिर फे घर पर होती है और उन पेस्ट्रीज के साथ लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है और सबके सामने वो पेस्ट्रीज खाती भी है। फिर लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद वो फिर से बाथरूम जाती है और उल्टी करने लगती है ताकि उसका वजन न बढ़े। यहाँ हमें फे के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है कि फे की मॉम भी उससे इसी तरह उल्टी करवाती थी ताकि उसका वजन न बढ़े। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि फे का चेहरा भी पहले बहुत खराब था तो उसकी मॉम उससे बार बार अपना चेहरा धुलवाती थी और उसे बहुत डांटती थी। वो उससे कहती थी कि अगर तुम ब्यूटीफुल नहीं हो तो लोग तुम्हें इस सोसाइटी में खुशी से जीने नहीं देंगे। फिर फे ने अपने चेहरे पर बहुत सी चीजें लगाई जिसकी वजह से उसका चेहरा ठीक हो गया तो
उसके बाद भी उसकी मॉम उसके साथ बहुत रूड बिहेव करती थी और कहती थी अब तुम्हें अपना चेहरा खराब नहीं करना है और ऐसे ही ब्यूटीफुल रहना है और अपना वजन 45 किलो से ज्यादा नहीं बढ़ाना है। मैं ब्यूटीफुल नहीं थी, इसीलिए मेरे हस्बैंड ने मुझे डिवोर्स दे दिया। अगर तुम ब्यूटीफुल नहीं रहोगी तो तुम्हारे साथ भी यही होगा, लोग तुमसे दूर भाग जाएंगे, और अगर तुम ब्यूटीफुल रहोगी तो तुम लोगों को कंट्रोल कर पाओगी, और जो भी तुम्हारे दिल में है उसे दिल में ही रखो और लोगों से अच्छे से बात करो ताकि लोग तुमसे इम्प्रेस हों और तुम्हारे करीब आएं। इसके बाद फे भी यही करती है, वो लोगों के सामने अच्छा होने का दिखावा करती है ताकि लोग उसके करीब आएं। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और फे बैठी होती है, तभी उसे फेरी फे का मैसेज आता है। क्या बात है, तुम मैसेज नहीं कर रही? फे कहती है कुछ नहीं, बस पुरानी चीजें याद कर रही थी। फेरी फे उससे कहती है कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। फे ये देखकर खुश हो जाती है। अगले दिन उनके कॉलेज में एक पार्टी होती है जहाँ फे सबके सामने कैरन को अपने प्यार का इजहार कर देती है। कैरन और लू ये सुनकर शॉक्ड रह जाते हैं। फिर फे कैरन को हक करती है और कहती है अगर तुमने मेरा ये प्लान खराब किया तो क्या लगता है तुम्हें मेरे पास और कोई प्लान नहीं होगा? मेरे पास और भी प्लान है, तो तुम कुछ मत करना। अगर तुमने कुछ किया तो लू खतरे में पड़ सकती है। ये सुनकर कैरन चुप रहता है और किसी से कुछ नहीं कहता। सब फे से पूछते हैं तुम दोनों में से किसने पहले डेट के लिए पूछा? फे कहती है कैरन ने मुझसे पहले पूछा, और साथ ही सबको एक झूठी लव स्टोरी भी सुनाती है। इसके बाद वो कैरन के चेहरे पर किस भी करती है। इसके बाद फे वॉशरूम में होती है और लू उसके पास आती है और उससे पूछती है तुमने ये सब क्यों किया? फे कहती है मैंने ये सब तुम्हारी वजह से किया क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम कभी खुश रहो। लू पूछती है तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो? फे कहती है क्योंकि तुम एक प्लास्टिक ब्यूटी हो और मैं एक नेचुरल ब्यूटी हूँ। प्लास्टिक ब्यूटी और नेचुरल ब्यूटी कभी एक जैसी नहीं हो सकती। तुम्हारे मॉम डैड के पास पैसे थे और उन्होंने तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी करवाकर तुम्हें ब्यूटीफुल बना दिया, लेकिन मैं बहुत मुश्किल से ब्यूटीफुल बनी हूँ। मैंने इसके लिए बहुत कुछ सहा है। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे ब्यूटीफुल कहें, लेकिन सब तुम्हें भी मेरे साथ ब्यूटीफुल कहते हैं और तुम्हारे पास तो नेचुरल ब्यूटी भी नहीं है। इसीलिए मैंने ये सब किया। मैंने मॉक के जरिए तुम्हारी स्कूल की फोटोज वायरल करवाई ताकि सबको पता चले कि तुम्हारा चेहरा पहले कैसा था। मैंने ये सब जानबूझकर किया क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ये सब सुनकर लू रोने लगती है और रोते हुए वो उससे कहती है तुम मुझसे नफरत करती हो ना, तो कैरन को इसमें मत लाओ। इस पर फे कहती है मैं तुम्हें कैरन कभी नहीं दूंगी और लोग भी तुम्हारे साथ नहीं है। पूरा सोशल मीडिया मेरे साथ है और अब तुम जो चाहो वो कर लो, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। इसके बाद लू कैरन से मिलती है और उससे कहती है तुमने फे के बारे में जो भी कहा था वो सब सच था। मैं ही थी जिसने तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं किया। कैरन उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो लू उसे सब कुछ बता देती है। इसके बाद कैरन, लू, एन और सेंट सब साथ में बैठकर सोचते हैं कि हम फे का सच सबके सामने कैसे ला सकते हैं। यहाँ वो एक प्लान बनाते हैं। लू दोबारा फे से अकेले में बात करेगी और साथ ही उसे रिकॉर्ड भी करेगी और फिर हम वो रिकॉर्डिंग सबको भेज देंगे ताकि सबको फे का सच पता चल जाए। अगले दिन सब साथ में बैठे होते हैं, तभी कैरन वहाँ आता है तो फे उसे भी अपने पास बुला लेती है और यहाँ कैरन उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है और उसके लिए एक केक भी ऑर्डर करता है और अपने हाथों से उसे खिलाता है। लू भी ये सब देख रही होती है। केक खाने के बाद फे फिर से उल्टी करने जाती है तो लू भी उसके पीछे बाथरूम जाती है। जब फे उल्टी करके बाहर आती है तो लू उससे पूछती है तुम क्या कर रही थी? फे कहती है मैं नहीं चाहती कि मेरा वजन बढ़े, इसीलिए मैं उल्टी कर रही थी। लू कहती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है। फे कहती है तो अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? एक नकली चेहरे वाली को ब्यूटी के बारे में क्या पता? लू कहती है मैं तुम्हारे लिए वरीड थी, इसीलिए ये सब कह रही हूँ। मुझे लगता है तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फे कहती है मुझे तुम्हारी एडवाइस की जरूरत नहीं है। लू कहती है क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर तुम्हारा सच सबके सामने आ गया तो क्या होगा? तुम्हारे सारे फ्रेंड्स भी तुम्हें छोड़ देंगे। फे कहती है वो मेरे फ्रेंड्स नहीं है, वो मेरी ब्यूटी की वजह से मेरे साथ है और मैं उन्हें जब चाहूँ छोड़ सकती हूँ और मुझे तुमसे कैरन को छीनने में बहुत मजा आ रहा है। ये कहकर वो जाने लगती है तो लू अपनी रिकॉर्डिंग चलाती है और कहती है अब मैं सबको तुम्हारा सच बताऊंगी। ये देखकर फे उससे मोबाइल लेने की कोशिश करती है तो लू कहती है अगर तुम नहीं चाहती कि मैं सबको तुम्हारा सच बताऊं तो सबके सामने कैरन से ब्रेकअप कर लो। इसके बाद फे कैरन से मिलती है और कैरन उससे सबके सामने कहता है मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। ये सुनकर फाय सोचती है कि मैं एक प्लास्टिक गर्ल से नहीं हार सकती। फिर फाय यहाँ भी एक्टिंग करने लगती है तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ फाय ऐसी बातें कह रही होती है कि सबको लगता है कि कैरन उसके साथ गलत कर रहा है और यहाँ भी सब फे का साथ देने लगते हैं। तभी कोई वो रिकॉर्डिंग सबको भेज देता है। ये देखकर फे लू पर गुस्सा होने लगती है ये सब तुमने किया, लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि लू ने ये सब नहीं किया। उसने तो वो रिकॉर्डिंग पहले ही डिलीट कर दी थी क्योंकि वो सोच रही थी कि मैं फे के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहती। ये रिकॉर्डिंग सबको किसी और ने भेजी थी। इसके बाद फे लू को मारने ही वाली होती है, लेकिन कैरन उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है अब बस करो। इसके बाद फे सबके सामने शर्मिंदा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है।
फिर वो घर आती है और लोगों के कमेंट्स पढ़ रही होती है और लोग उसके बारे में नेगेटिव कमेंट्स कर रहे होते हैं। ये देखकर वो बहुत अपसेट हो जाती है। उधर सब वो नेगेटिव कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं। फिर फे अपने घर पर होती है और उसे फेरी फे का एक पार्सल मिलता है जिसमें लिखा होता है, मैं वो हूँ जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। फे खुशी खुशी वो पार्सल खोलती है और उसमें फे की बहुत सी अजीब फोटोज होती हैं और एक मरा हुआ चूहा भी होता है। ये देखकर फे डर जाती है और चिल्लाने लगती है। फिर लू अपने घर पर होती है और सेंट उससे मिलने आता है और उसे उन फोटोज के बारे में बताता है। जब लू वो फोटोज देखती है तो वो वही फोटोज होती हैं जो फे को भी भेजी गई थी और अब सोशल मीडिया पर भी आ गई है और इनके साथ फे को धमकी भी दी जा रही थी, हम तुम्हारे चेहरे पर एसिड फेंक देंगे। ये देखकर लू शॉक्ड रह जाती है। इसके बाद सब साथ में होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि कोई है जो फे के चेहरे पर एसिड फेंकने वाला है और हमें उसे बचाना है। मिमी कहती है, मैंने फे को कॉल किया लेकिन वो मेरा कॉल नहीं उठा रही। तभी एन वहाँ आती है और कहती है, मैं फे को ढूंढने उसके घर गई थी लेकिन फे वहाँ नहीं थी। वहाँ एक मरा हुआ चूहा भी पड़ा था। मुझे लगता है फे घर से भाग गई है। इसके बाद सब फे को ढूंढने जाते हैं और फिल्म, कैरन और सेंट वहीं रुककर सोशल मीडिया पर उस इंसान को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसने ये पोस्ट की है। उधर सब अपना अपना एरिया चुनकर फे को ढूंढने जाते हैं। इधर फिल्म को पता चलता है कि जो रिकॉर्डिंग सबको भेजी गई थी वो मिमी के अकाउंट से भेजी गई थी। ये जानकर कैरन लू को कॉल करके ये बताता है। उस वक्त मिमी लू के साथ होती है तो लू मिमी से इस बारे में पूछती है। मिमी पहले चुप रहती है लेकिन बाद में उन्हें बताती है, उस दिन जब तुम दोनों बात कर रही थी मैं बाथरूम में थी और मैंने तुम्हारी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। फे की बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ गया, इसीलिए मैंने वो रिकॉर्डिंग सबको भेज दी ताकि सबको फे का सच पता चले। लू पूछती है, क्या तुमने उसके चेहरे पर एसिड फेंकने की धमकी भी दी? मिमी कहती है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर रात होती है और ये लोग अभी भी फे को ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ हमें फे दिखती है जब उसे अपनी कैट घर पर नहीं मिलती तो वो उसे ढूंढने घर से बाहर आती है। फिर उसे एक जगह एक कैट दिखती है। जब वो उसे उठाने आ रही होती है तो उसके पहुँचने से पहले जेरी उसे उठा लेता है। उधर कैरन और सेंट को भी पता चल जाता है कि ये सब जेरी ने किया है। वही है जिसने वो फोटोज ऑनलाइन पोस्ट की और वही है जिसने फे के चेहरे पर एसिड फेंकने की धमकी दी। ये जानकर वो पता लगाते हैं कि इस वक्त जेरी किसके साथ है। फिर उन्हें पता चलता है कि इस वक्त जेरी एन के साथ है तो वो एन को कॉल करके जेरी के बारे में पूछते हैं और एन कहती है, उसने मुझे धोखा देकर एक रूम में बंद कर दिया और चला गया। एन पूछती है, क्यों, क्या हुआ? तुम जेरी के बारे में क्यों पूछ रहे हो? तो कैरन उसे सब कुछ बता देता है। उधर जेरी ही वो लड़का होता है जो ये सब कर रहा होता है। जेरी फे से कहता है, मुझे तुम पसंद थी और इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता था और तुम्हारे साथ खड़ा रहता था। मुझे लगता था तुम एक अच्छी लड़की हो लेकिन अब मुझे पता चला है कि तुम बिल्कुल अच्छी नहीं हो, तो अब मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। तुम्हें अपने ब्यूटीफुल चेहरे पर बहुत घमंड है। अभी मैं तुम्हारा चेहरा हमेशा के लिए बर्बाद कर दूंगा। ये सुनकर फे डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है तो जेरी भी उसके पीछे जाता है तो फे एक जगह छुप जाती है। जेरी वहाँ आता है और उसके चेहरे पर एसिड फेंक देता है। फिर कैरन और सेंट भी उसी जगह आते हैं और वहाँ उन्हें मॉक मिलता है। मॉक उनसे पूछता है कि क्या हुआ तो वो उसे जेरी के बारे में बताते हैं। ये सुनकर मॉक एक तरफ जाता है तो कैरन और सेंट भी उसके साथ जाते हैं। तभी मॉक जेरी को भागते हुए देखता है तो वो उसके पीछे जाता है और उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि उसने फे के साथ क्या किया। जेरी कहता है, मैंने उसे सजा दी है। इधर लू को फे मिल जाती है। फे अपना चेहरा छुपाकर बहुत रो रही होती है। लू उसे शांत कराने की कोशिश करती है लेकिन तभी उसका हाथ उस केमिकल को छू जाता है और उसे रियलाइज होता है कि ये एसिड नहीं बल्कि कोई और केमिकल है। ये देखकर वो फे को भी बताती है कि ये एसिड नहीं है, ये कुछ और है। यहाँ हमें पता चलता है कि मॉक ने लैब में अपना काम जल्दी खत्म करने के लिए किसी और केमिकल पर एसिड का स्टिकर लगा दिया था और फिर जेरी ने उसे एसिड समझकर उठा लिया। फिर फे उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। उसे अब भी लगता है कि मेरा चेहरा बर्बाद हो गया तो लू अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करती है और उसे उसका चेहरा दिखाती है और कहती है, देखो तुम्हारा चेहरा बिल्कुल ठीक है। फे ये देखकर खुश हो जाती है। इसके बाद फे अस्पताल में होती है तो लू उससे मिलने आती है और कहती है, जो भी हुआ उसे भूल जाओ, मैं अब भी तुमसे फ्रेंडशिप करने के लिए तैयार हूँ और बाकी सब भी तुम्हारे फ्रेंड बनने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर फे कहती है, तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रही हो? इस पर लू कहती है, हम दोनों ने पास्ट में एक जैसी प्रॉब्लम्स का सामना किया है और अब मुझे लगता है कि हमें पास्ट की सारी चीजें भूलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। इसके बाद वो उसे अपनी फ्रेंडशिप नोटबुक देती है और कहती है, अगर तुम चाहो तो इस पर अपना नाम लिख सकती हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद फे वहाँ मौजूद बाकी लोगों को देखती है जो ब्यूटीफुल नहीं है फिर भी बहुत खुश हैं। उन्हें देखकर फाई समझ जाती है कि ब्यूटीफुल होना जरूरी नहीं है, खुश होना जरूरी है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ फाई सबसे माफी मांगती है और दोबारा सबकी फ्रेंड बन जाती है। उधर कैरन और लू भी सबके सामने डेट करना शुरू कर देते हैं। वो दोनों एक बार फिर एक आउटडोर मूवी देखने जाते हैं जहाँ पहले वो बॉल से ग्लासेस गिराने वाला गेम खेलते हैं, जहाँ
जहाँ इस बार कैरन जीत जाता है। इसके बाद वो दोनों साथ में फोटोज भी खिंचवाते हैं और फिर दोनों एक मूवी देखने आते हैं जहाँ लू उससे आई लव यू कहती है और कैरन भी उससे आई लव यू टू कहता है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसके साथ ये ड्रामा यहाँ खत्म हो जाता है। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट करना।